आप लोगों का आरएसडी कॉन्सेप्ट में स्वागत है और आप लोगों को नमस्कार भी। ठीक है, अब शिक्षक जो भर्ती को लेके कंफ्यूजन है, उसी विषय को लेके सेमिनार क्लास दिया गया। और जब ये बीपीएससी का, जब आपके शिक्षक की बहाली के लिए बीपीएससी को ये केस सौंपा गया, एक तरह से जैसे किसी केस को पुलिस विभाग देख रहा होता है, तो अगर उससे नहीं संभलता है तो केस को सीबीआई के पास भेज दिया जाता है। बस वैसे ही किया गया कि आपके केस को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया। सीबीआई का अपना तरीका होता है प्रश्न पूछने का, उसका अपना ही सलीका होता है, वो पुलिस की तरह तो ट्रीट नहीं करेगा। इस सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए कोई सही चीज तो नहीं है कि बिना पाठ्यक्रम आए हम लोग स्टार्ट कर दे कोई चीज। मैं मानता हूं कि डर है, घबराहट होता है, घबराहट स्वाभाविक है कि भाई क्या करें, इतना दिन से हम इस आशा पे थे, अब तो बिल्कुल ही साफ सब कुछ बदल गया और पलट गया, अब इस स्थिति में हम क्या करें, ये प्रश्न उठता है। और इसी प्रश्न के चक्कर में आप घबराते हैं और मुजफ्फरपुर के हमारा संस्थान हो चाहे कोई संस्थान हो, आप जाते हैं, सर हम कुछ नहीं जानते, बैच स्टार्ट कर दीजिए। अजीब हाल है। माने आप भावी शिक्षक हैं, वर्तमान शिक्षक भी हैं, कुछ नहीं जानते स्टार्ट कर दीजिए। क्या स्टार्ट किए होंगे? अगर कुछ लोग अगर स्टार्ट किए भी होंगे तो क्या किए होंगे स्टार्ट? डीएलएड का चल रहा था वो जो पाठ्यक्रम, वो स्टार्ट कर दिए होंगे। जीएस तो पढ़ाना आसान नहीं होता भाई साहब, जितना सीधा ये जीएस है उतना सीधा ये आपको लगता है, वो उतना सीधा है नहीं। और इसमें हम लोग भूल चूक करते रहते हैं और एक खराब माहौल बना के रख देते हैं। और इसके लिए हमको क्या इसमें गलत कहा हमने? और हमने 15, आज कितना तारीख हो गया, 14 तारीख, कल रात को सिलेबस आया। ये वीडियो बनाने के बाद हमने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि 14 तारीख को सेमिनार देंगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि हमें ऐसा लगता था कि कहीं 14 तारीख से पहले अतुल प्रसाद की बातों से या इनके सचिव के बातों से ऐसा लगता था कि सिलेबस आउट कर देंगे। और एक बार इनका स्टेटमेंट भी था कि हम 14 तारीख तक सिलेबस आउट कर देंगे। अगर ये सिलेबस आउट नहीं होता तब भी सेमिनार होता, लेकिन अंधेरे में ही होता। अब हमारे पास पाठ्यक्रम है, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, जो हमारे सामने पाठ्यक्रम है उसी हिसाब से बात करेंगे। तो पाठ्यक्रम पे चलने से पहले कुछ बातें हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बनने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका हम लोग जो अनुमान लगाए थे, पहले जो अनुमान लगाए थे, बहुत लेवल रहेगा तो 8 क्लास, लेकिन ये क्लास का लेवल चल जाएगा 11th 12th। ठीक है, अब आप उससे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसका लेवल चल जाएगा ग्रेजुएशन। कारण क्या है कि आपको हाई स्कूल का टीचर बनने के लिए भी मिनिमम योग्यता आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उनके स्टेटमेंट से साफ लगता है कि जहां जिस लेवल पे आप पढ़ाएंगे उस लेवल से आपका ऊपर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और पीजीटी टीचर आप बनते हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 10+2 का, तो उसके लिए तो आपको एमए लेवल का फिर ज्ञान चाहिए। तो आपका एग्जाम तो फिर मिनी आईएएस हो गया नहीं। यानी कि आप थोड़ा टिंकू को मोबाइल दे दीजिए, किसी का कॉल आएगा तो रिसीव करेगा। दस 15 मिनट तक इंतजार करेगा, उसके बाद मोबाइल वापस दे दीजिएगा। ठीक है, कहिएगा उसको। यानी कि ये तो मिनी आईएएस हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि मिनी आईएएस के कंपटीशन में आपका स्वागत है। ठीक है, और सिलेबस भी आप देख चुके होंगे अभी तक रात भर में। चेयर वैसे खाली है पीछे भाई साहब, आप देखेंगे तो वहां खाली है चेयर, जा सकते हो, वैसे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हम लोग 10+2 तक का अगर सिलेबस कवर करेंगे, इनके हिसाब से भी उस लेवल को अप्रोच करेंगे,
तो आपको लगता है कि 3 महीना में आप तैयारी कर लेंगे? आप बताइए, आप बताइए, हमसे मत पूछिए, आप भी शिक्षक हैं। संभव है? तो हम लोग तो नौटंकी करेंगे फिर इस 3 महीना। हम ही क्यों करेंगे, सब करेंगे। जिसके पास प्रशासनिक अप्रोच होगा वो शायद कुछ कर सके। और प्रशासनिक अप्रोच क्या होता है? एक तो 50% रिजर्वेशन है शिक्षकों की बहाली में, और ये जो शिक्षक की बहाली है, सब जानकारी आपको भी है, वो स्त्री उन्मुख है। स्त्री उन्मुख इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर 100 सीटें हैं तो 100 में से 50 सीटें पुरुष को जाएगा, पुरुष वर्ग को, और 50 जनरल हो जाएगा, और 50 सीटें स्त्रियों के पास जाएगा। लेकिन अगर ये सीटें 101 कर दी जाएं तो फिर 51 सीटें स्त्रियों के पास जाएंगी, यानी जो विषम संख्या होगा वो विषम संख्या किसके हक में जाएगा? स्त्रियों के हक में जाएगा। इसलिए इस कंपटीशन का नेचर स्त्री उन्मुख हो गया। बात समझे? यानी कि पलड़ा स्त्रियों की तरफ झुका हुआ है। तो इसका मतलब जो पुरुष वर्ग है, अगर वो सोचता है कि हम स्त्रियों से कंपीट करें, तो ये आप गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। आपका अपना ट्रैक होगा और उस ट्रैक के हिसाब से आपको काम करना होगा। स्त्रियों का अपना ट्रैक है, आपको अपने ट्रैक के हिसाब से काम करना होगा। इसमें बुरा नहीं मानना है, 50% सब्सिडी होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कहीं आप लोगों से शॉर्टकट में कुछ हो भी जाए, लेकिन पुरुष वर्ग से शॉर्टकट में चलना खतरनाक हो सकता है। इसको किसी भी तरीके से अदरवाइज मत लीजिएगा। हम ना किसी को हतोत्साहित कर रहे हैं, है ना किसी को मोरली डाउन कर रहे हैं। मेरा इसका ये उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ सीरियसनेस को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, और सीरियसनेस बताना गलत चीज नहीं है। अब आप प्रशासनिक अप्रोच के मामला हम जहां बता रहे थे कि मान लीजिए कि आप स्त्री हैं, सभी हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, और पुरुष प्रधान समाज में अगर आप इतिहास का भी अध्ययन करेंगे तो ऐसा लगता है कि ऋग वैदिक काल के बाद हमारे समाज में स्त्रियों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। उनका शोषण हुआ, घरेलू हिंसा भी हुआ, जितना बाल विवाह था उससे नुकसान स्त्रियों को ही होने वाला था। शिशु हत्या भी होती थी, तो शिशु हत्या में बेटे को कम मारा, बेटे को नहीं मारा जाता था, बच्चियों की ही हत्या की जाती थी। पहले जन्म होने के बाद लिंग पता चलता था, अब तो गर्भ में ही लिंग पता चल जाता है। पहले दुनिया में आने के बाद मारते थे, अब दुनिया में आने से पहले भी मार सकते हैं। बस यही अंतर आया है, लेकिन मारना अभी छोड़े नहीं है आप। अगर हम मारना छोड़े होते तो आज इतना खराब रिपोर्ट नहीं आता भ्रूण हत्या का। आता क्या? नहीं आता। तो भ्रूण हत्याओं का तो रिपोर्ट आ ही रहा है, ठीक है। दवाइयां भ्रूण हत्या से संबंधित आपके मुजफ्फरपुर में इतनी बिकती हैं कि मत पूछिए। तो कहीं ना कहीं तो भ्रूण हत्या हो रहा है। एक जिला का ये रिपोर्ट है तो पूरे इंडिया का आप मान लीजिए कितना। आप एक ऐसे समाज में रहते हैं कि एक पुरुष प्रधान समाज में है, और इसके विकास के लिए जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इनके विकास के लिए जरूरी हो जाता है कुछ क्षेत्रों में 50% ही नहीं 100% आरक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे प्राइमरी स्कूल, इसमें स्त्रियों को 100% आरक्षण दिया जाना चाहिए। नहीं 100% तो कम से कम 70%, क्योंकि हर बच्चे की प्राइमरी शिक्षक माँ होती है ना। और उसके हिसाब से भी, और उनको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी ये प्रशासनिक नीति है। उस जब तक आरक्षण नहीं देंगे तो कुछ चीजें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि महिलाओं को कहाँ बेहतर आरक्षण दिया जा सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट काम करती है, डिसाइड करती है, उसके हिसाब से आपको आरक्षण देती है। लेकिन बात प्रशासनिक अप्रोच की थी कि खासकर स्त्रियों के ही पक्ष में बात है कि आजकल जब हम 17-18 साल की उम्र में पहुंचते हैं, खासकर लड़कियां, तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूं। पुरुष के साथ भी ऐसा है, लेकिन उसके तो माता पिता दे देते हैं, है ना। वो तो कहीं जाके अकेला शिफ्ट हो जाता है। लेकिन बात अगर बेटी कहीं शिफ्ट होनी हो तो पता चलता है कि पूरा परिवार जाके शिफ्ट करता है।
नहीं, और फिर एक भय रहता है अंदर कि कहीं ऊंच नीच ना कुछ हो जाए। इस तरह के भय में भी रहते हैं दिन भर। जितना दिन बाहर में बच्चियां रहेंगी उतना देर पेरेंट्स घर में ही रहते हैं घर में। आज भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ। हम थोड़ा सा मानसिक स्तर पर बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको दीवार ही मान ले कि स्त्रियों के लिए एक दीवार क्रिएट कर दिया गया है ना, हर बात पे रोका टोकी टोका टोकी, है ना। अगर हम इसे दीवार भी मान लें और बच्चियां कहे कि नहीं हम अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके बात करेंगे, मेरा अपना अधिकार दीजिए, हक दीजिए, नहीं तो हम अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। बाकी जब बच्चा 18 साल का होता है तो किसी चीज का ज्ञान हो चाहे नहीं हो, उसको स्वतंत्रता का अधिकार पता चल जाता है कि क्या है। यहां तक कि हम अपने मन से बियाह कर सकते हैं, ये वाला ज्ञान पहले हो जाता है। कर्तव्य का ज्ञान बहुत बाद में होता है, ये मानवीय नेचर है। अधिकार का ज्ञान पहले होता है और कर्तव्य का ज्ञान बाद में होता है। तो बस मेरा मानना यही है कि इतना बगावत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासनिक अप्रोच अगर बच्चों में हम विकसित करें तो वो बच्चे के अंदर कभी भी पेरेंट्स के खिलाफ जाने की अगर बच्ची है तो कभी भी वो पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जाएगी। अगर उसके साथ अगर हम सही से बिहेव करें तो कभी वो आपके खिलाफ नहीं जाएंगी। उसके अंदर अगर पढ़ाई का समावेशन, कनेक्शन, सामाजिक माहौल का कनेक्टिविटी आप उसे देते हैं, पारिवारिक कनेक्टिविटी आप उसे देते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपके विरोध में खड़ा हो जाए, पेरेंट्स के विरोध में कोई बच्ची खड़ी हो जाए। क्योंकि तब उसका प्रशासनिक अप्रोच कनेक्ट करेगा कि हमारे सामने दीवार ही तो है, तो दीवार में के उस पार जाना है, बहुत दीवार है, उस पार जाना है। तो वो दीवार पे खुटी लगाएगी, जैसे आप कपड़ा टांगने के लिए लगाते हैं, वो आईएएस का लगाएगी, वो पीसीएस का लगाएगी, वो आईआईटी, जेई, नेट, जेआरएफ का लगाएगी और उस पर पैर रखेगी और उस पार चली जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं प्रशासनिक अप्रोच। ना ही बगावत किया हमने, न किसी प्रकार का किसी के खिलाफ कुछ किया, किसी को न आहत किया, और हम अपने टैलेंट का परिचय दिए और जो दीवार हमारे लिए खड़ी थी उसी पे पैर रख के उसी को सहारा बनाया और उस पार चले गए। यही प्रशासनिक अप्रोच है। आपके सामने दीवार खड़ी थी लेकिन आपने दीवार का क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया अपने लिए। वो तो आपका सहारा हो गया, वो दीवार नहीं था, वो तो जाने अनजाने आपका एक, इधर आ जाइए, इधर इधर इधर, वो तो दीवार नहीं था, वो तो आपके सहयोग के लिए एक दीवार खड़ा किया गया। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? हम आपको कंकड़ मारते हैं, हम आप सर वहां भी सीट खाली है, अच्छा अगर हम आपको कंकड़ मारते हैं तो एक तो बहुत माकूल जवाब हो सकता है कि उस कंकड़ को उठाइए और हमको भी दे मारिए, नहीं, और एक हो सकता है कि उस कंकड़ को जुटाइए और एक अच्छा दीवार बना लीजिए, एक घर बना लीजिए। तो अप्रोच क्या हो सकता है? हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपका केस पीसीएस के पास है, वो लंठ की तरह क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, कि आए और लूसेंट रट लिया और बना के चले आए। ठीक है, और आप लोग के लिए एक चीज और, आगे आप हमसे पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा ये आपका निर्णय, लेकिन आगे आपको हम ये बता दें कि जितनी भी सफलता दिलाने वाली किताबें हैं वो हमारे यहाँ प्रतिबंधित हैं। जैसे सफलता दिलाने वाली किताबें कौन कौन सी हैं? लूसेंट प्रतिबंधित है, एक्सपास प्रतिबंधित है, स्पीडी प्रतिबंधित है, चाहे कितना भी विरोध हुआ हो। हमने 10 साल से अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया है। आप पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, यह आपका निर्णय, ठीक है, लेकिन हमने अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया है। आप बहुत करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। अगर हमको लूसेंट धरा के पढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई तो उससे बढ़िया है कि हम कटोरा लेकर भीख ही मांग लें, ठीक है। तब तो हमारे माता पिता ने पढ़ा के हमको अन्याय कर दिया, है ना। हमारे माता पिता ने अन्याय किया और हम आपके साथ अन्याय करें? मैंने इतना खराब तरीके से पढ़ाया कि हम आपको लूसेंट धरा के पढ़ाएं? हम टीचर हैं, रट के पढ़े, बच्चे को रटना सिखाएं? नहीं, उससे बढ़िया है कि कटोरा लेके भीख मांगिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। समाज में आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप फिर गलत हैबिट दीजिएगा अपने आने वाली पीढ़ियों को, है ना।
जो राष्ट्र के भी धन है। एक अमेरिका में एक बहुत बड़े स्कॉलर एक पार्टी में गए अपनी बीबी के साथ। तो जब मीटिंग हुआ, परिचय हुआ एक दूसरे से, तो जाहिर सी बात है कि वाइफ से भी बात होगी। तब जब वो मैडम से मिले तो उन्होंने मैडम से पूछा कि आप क्या करती हैं। तो मैडम ने कहा कि ऐसा है कि हमारे ऊपर राष्ट्र के 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। राष्ट्र के कितने बच्चों की जिम्मेदारी है? आप आमतौर पे क्या जवाब देते? मैं हाउस वाइफ हूं। क्या हूं? हाउस वाइफ हूं। ये बस सोच का अंतर है। ये जो केस गया ना बीपीएससी के पास, बस दृष्टिकोण का अंतर है। नहीं है। कोई आ रहा है? कहां से आई हैं आप? कहां से आई हैं? चेन्नई से? क्या बोली समझ में नहीं आया हमको। तो सिर्फ दृष्टिकोण पे बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जैसे ही पेपर गया बीपीएससी के पास तो दृष्टिकोण चेंज हो जाना था। अब ठीक है, क्वेश्चन सिंपल पूछ दे तो वो अलग बात है, लेकिन आप ये तो मानते ही हैं कि आपकी अब एग्जाम आयोग लेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोग को। तो इसी प्रशासनिक अप्रोच के साथ हम बात करेंगे किताबों पे। यानी कि अगर प्रशासनिक अप्रोच दे और हम 6 और 8 क्लास को ही अगर आधार बना लें तो निश्चित रूप से हम गरुड़ दृष्टि का सफर तय कर सकते हैं। नहीं तो सर्प दृष्टि में ही उलझ के रह जाएंगे। ठीक है, सर्प को यहीं तक दिखाई देता है और गरुड़ को बड़ी ऊंचाई से अपना शिकार दिखाई दे देता है। तो हम गरुड़ दृष्टि से ही काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी कि हम किताब तो यही रखेंगे लेकिन अप्रोच बड़ी दूर तक करेंगे। ठीक है, इस ये तीसरा क्लास की किताब है। मैं जब से ये बीपीएससी शिक्षकों की तैयारी कराने के लिए जब से ये आपका तामझाम चल रहा है कुछ दिनों से, तब से मैं इस बीटीबीसी की किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है, और तीसरे क्लास की किताब में इतना दम है कि कम से कम जीएस के 10-15 क्वेश्चन तो यहीं से हैंडल आपके हो जाएंगे, यहां से। इतना दम है। 8वां तक तो फिर बहुत ऊपर चल जाएंगे आप। लेकिन मैं किस आशा पे कह रहा हूं? प्रशासनिक अप्रोच की आशा पे, सोचने के तरीके पे। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा और मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग पाठ्यक्रम पे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, इस भोकाल का आपका इंतजार था? नहीं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा? नहीं, सिलेबस देखने के बाद तो ये तो जरूर आपको पता चल गया होगा कि जो सोचे थे उससे कम से कम 50% अलग है। फिर एक प्रशासनिक अप्रोच का एक और एग्जांपल आपको दे दे। आपको क्या लगता है कि रक्त बीज किसी भगवान के शक्ति से मारा गया था? सिर्फ शक्ति से? आपको क्या यह लगता है कि जो बाली जिसको श्री राम जी ने मारा था, क्या सिर्फ शक्ति से मारा था? रावण को अगर श्री राम ने संहार किया तो सिर्फ शक्ति से किया था? शक्तिशाली थे श्री राम, मानते इस बात? तो सिर्फ शक्ति से ही किया था क्या? बाली को छुप के मारना पड़ा, रावण को मारने के लिए उसके रहस्य पता करना पड़ा, और रक्त बीज को मारने के लिए उसकी खून धरती पे ना गिरे इसका पहले उपाय करना पड़ा। नहीं नहीं तो इसमें से किसी की संहार नहीं होता जाती है। तो चलिए सिलेबस पे बात करते हैं। हिंदी मीडियम वाला निकाल लेते हैं। और बार बार हम कहते थे कि देखिए पेपर में तो दे दिया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, लेकिन आयोग का तो नेचर नेगेटिव मार्किंग का हो गया है। ठीक है, तो बिना नेगेटिव मार्किंग का कैसे काम चलेगा? और वही शक था डेली क्लास में हम कहते थे, और वही शक हुआ और नेगेटिव मार्किंग हो गया। हाँ, एक चीज का अनुमान किसी को नहीं था कि बीपीएससी और इंग्लिश ये संभव नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के किसी एग्जाम में इंग्लिश नहीं है।
ये अब अपने तरह का पहला एग्जाम होगा जिसमें इंग्लिश शामिल कर दिया गया है। नहीं, अरे थोड़ा ही सही, लेकिन शामिल कर दिया गया है। और कोई भी पीछे जुडिशियरी का भी एग्जाम होता है ना, जज वाला, है ना, वहां भी इंग्लिश, पता नहीं अब कहीं जोड़ा हो तो जोड़ा हो, वहां भी इंग्लिश नहीं है सर। माने पीसीएस आपको एसडीएम बनाता है, वहां भी अंग्रेजी नहीं है, और मास्टर बनाने के लिए आपको कहा कि अंग्रेजी जानना चाहिए। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जो 2 भागों में बटा होगा। 25 फर्स्ट भाग में क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के ही होंगे। भाग 2 में 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे। यहां अंक से पता चल रहा है, ठीक। भाग 1 भाग 2 25 और 75 नंबर के हैं, लगभग 100 नंबर के। अब इसको लेके सर दर्द हुआ होगा, माने कि हैकर टीचर तो मिल जाएगा, अब इसका हम क्या करें, और फिर अंग्रेजी अलग से पढ़ना होगा हमको। इसको इंग्लिश जो 25 नंबर का है, इग्नोर करके चलना होगा, साफ बात है। क्योंकि जैसे ही बच्चा इंटर में आता है और कहता है कि इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, तो उसमें भटकने के चांसेस ज्यादा हैं, वो तैयारी नहीं कर पाएगा ठीक से। जबकि क्लास ठीक से कर ले तो क्लास में ही पीटी, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है। जो हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, इससे आपकी वाक्य पटुता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है ना। पीटी, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी क्लास में होता है, ना कि ऑफिस में होता है, ठीक है ना। कि 4 को वो 4 लोग बैठ जाते हैं और आके इंटरव्यू दीजिए, वो तो लास्ट का चीज है, वो आपके फेयर को तोड़ने के लिए। बेसिक चीजें तो क्लास में ही सीखेंगे। जीवन भर का कमाया हुआ चीज 2-4 क्लास में बाद में कनेक्ट किया जाता है। जो आप क्लास में बैठ के कमा रहे हैं ना, यही सबसे बड़ी चीज है। इसका सही से इस्तेमाल कीजिए, इग्नोर करके चलना होगा। क्योंकि हमको पता है आप लोगों के बारे में कि इस 75 नंबर में आप 30 नंबर ला सकते हैं, ठीक। क्योंकि हमको अभी तक जो समझ में आया होगा, समझ में आया है कि 100 नंबर में 30 नंबर चाहिए। इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी पूरे ग्रुप के लिए कह रहा है ना। मान लीजिए कि यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 और भाग 2, ठीक है। तो भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग 2 हिंदी भाषा, माने जो भी आप उर्दू, बांग्ला जो भी है आपका, किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इस पत्र का अर्हतांक कम से कम, हमको तो जो समझ में यहां पढ़ में आया, बाकी नोटिफिकेशन में और क्लियर होगा। ये सिर्फ सिलेबस दिया है, अगर यहां से तो क्लियर नहीं हो रहा है। आपको हो रहा है? आपको हो रहा है सर? नहीं ना हो रहा है? कंफ्यूजन है ना? तो हमको कंफ्यूजन है, आपको है कि नहीं है ना? तो हम कंफ्यूजन कैसे दूर कर सकते हैं? क्लियर है? भाग 1 भाग 2 कैसे टोटल मिला के है ना, माने क्लियर। तो वही हम कह रहे हैं कि हम तो वही कह रहे हैं कि हमको इग्नोर करके चलना होगा कि जैसा हमको समझ में आया। हम यही कहें कि 100 में 30%, यानी 25 और 75 दोनों। तो इसलिए हमने कहा कि चिंता का विषय नहीं है। अगर मान लीजिए बाय द वे हमारी अंग्रेजी कमजोर है, तो अगर हिंदी को ठीक कर लिया जाए तो यहां से भी 30 अंक प्राप्त किया जा सकता है। और अगर 25 अंकों का अंग्रेजी पूछ भी दिया तो ऐसा भी नहीं हो कि 4 को नहीं बनेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि हमको इसकी चिंता नहीं है, हमको चिंता इसकी है जो 150 अंकों का है आपके सामने। 150 प्रश्न, 150 अंक, 2 घंटे। 150 प्रश्न 2 घंटे। बीपीएससी में 150 प्रश्न 2 घंटे। क्वेश्चन आसान हो चाहे भारी हो, 2 ही घंटे होंगे। भारी क्वेश्चन पूछ दिया तो पता चला कि 100 पढ़ते पढ़ते 2 घंटा निकल जाएगा। किताब पढ़ने की भी तो आदत ढंग का ही होगी नहीं, रटने की आदत होगी। तो ढंग का क्वेश्चन जानते हैं, पीसीएस के क्वेश्चन 50 पेज में होता है। तनी ई विकल्प कहीं कूट वाला पूछ दे तो 50 पेज, और 10 पेज पढ़ने में 1 घंटा लग जाता होगा क्या? तो अब ये पहली बार एग्जाम लेगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी क्या रहेगा ये भी बताना बहुत मुश्किल है। अभी तो सिर्फ सिलेबस आया है, आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है कि जिसके आधार पर आप बता सके क्वेश्चन ऐसा रहेगा, और ना ही उसने कोई ऐसा मॉडल दिया है। सीधे वो कहा है कि उलझा के पूछेंगे, कंफ्यूज करना मेरा काम, हम कंफ्यूज करेंगे। वो पीसीएस का व्यक्ति कह रहा है, जो आयोग का अध्यक्ष कह रहा है,
तो वो हर जगह यही नमूना रखेगा। तो इसलिए हम लोग कैसे इस सब किताबों का इस्तेमाल करेंगे उस पर हम जरूर लास्ट में बात करेंगे। पहले हम आते हैं और बातें अब प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए ही होगा ये। इसमें प्राथमिक गणित, और हम समझते हैं कि जो प्राथमिक गणित का जो स्तर होगा अप टू 8 क्लास, 8वां क्लास से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन 6ठा क्लास की किताब उठा के कभी गणित का पढ़िए, पता चलेगा कि क्या स्थिति है। एक बार परफेक्शन नंबर कुछ पूछ दिया था एसएससी में कहीं, तो बड़ी हो हल्ला हुआ। हमको आइडिया नहीं है, हो सकता है परफेक्शन नंबर ही होता हो। क्या होता है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर पूछ दिया था तो हम लोग को हल्ला बहुत सुनाई दिया, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, है ना। तो हमको जब भी इस तरह की चीजें, कोई मामला फंस जाता है तो हम बहुत दूर नहीं जाते हैं। हम कहते हैं कि ये बिल्कुल बीटीबीसी की किताब में या एनसीईआरटी की किसी 6ठा 7वां की किताब में होना चाहिए। तो पता चला कि 6 क्लास की किताब में, है ना, परफेक्ट नंबर के बारे में बड़ा बढ़िया से बताया है। तो अब नहीं बना या किसी टीचर ने अप्रोच नहीं किया तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन था। एक बार बीपीएससी में प्रश्न आया बत्तख मियां का, ठीक है, बत्तख मियां से प्रश्न आया कि चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के जान के बचाया था? तो बत्तख मियां, तो बत्तख मियां पे जैसे ही हो हल्ला हुआ, बत्तख मियां, बत्तख मियां, बत्तख मियां, बत्तख मियां, हम बोले कि बताइए, हम लोग बहुत पहले बत्तख मियां की चर्चा क्लास में किए थे। जब सोशल मीडिया पे डाले तो कुछ बच्चों का अप्रोच भी आया कि सर हम उस क्लास में थे भी। खैर वो सब पूर्वा शाखा वाली बात नहीं है। बात यह है कि फिर हम बत्तख मियां को बोले कि इसको टेक्स्ट बुक में कहां दिखा है। एक तो ठीक है, हम लोग करेंट पे ध्यान रखते हैं, हम प्रिडिक्शन क्लास करते हैं, तो करेंट को ये ध्यान में रख के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हम प्रिडिक्ट करते हैं। बच्चे हमें, हमारे जो पुराने वाले हैं वो जानते हैं कि मैं प्रिडिक्शन कैसे करता हूं। तो वो अप्रोच था हम लोग के पास कि कहीं ना कहीं, एक तो तेजस्वी यादव बोले हैं विधानसभा में, बत्तख मियां की चर्चा किए हैं बजट सत्र के दौरान, तो वहां से क्लिक होता है दिमाग में कि प्रश्न आ सकता है। दूसरी बात, हमें अपने एक ही स्टूडेंट्स पे को फोन किए, अभी हो सकता है कि आए भी वो शिक्षक हैं, तो उनका पता नहीं कौन स्कूल है, एतवारों के खुलल रहता है, ठीक है, होगा कौन स्कूल, क्या है, अच्छा उर्दू स्कूल, तो सूख के बंद रहेगा, एतवार के खुला रहेगा, तो हो सकता है वो आएगा ही। तो उनको फोन किए कि सुनिए, बत्तख मियां का कहानी, ये पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये 1 2 5 6 7 में ही कहीं होगा, थोड़ा चेक कीजिए तो, है ना। तो उसको आइडिया था, बोला कि जी सर 5वां क्लास में बत्तख मियां की कहानी है उर्दू में, उर्दू लिटरेचर में बत्तख मियां की कहानी है। तो हम बोले ऐसा कीजिए कि बत्तख मियां की कहानी जो है आप उसको हिंदी में रूपांतरण करके हमें भेजिए। तो वो हिंदी में रूपांतरण करके हमें भेजे और हम उसे अपने टेलीग्राम ग्रुप और सोशल मीडिया पे क्या किए, शेयर किए। कहां से पूछा था क्वेश्चन, कितना हल्ला हो गया, कहां से पूछा था? आपके बन बन कस्तूरी ढूंढने से थोड़ी हो जाएगा, आपको खुद तो कुछ तो खुद को जानना होगा। और यहां पर तो आपके कठिन परिश्रम में सहभागी, हम ना गारंटी देने वाले टीचर हैं ना कुछ, है ना। गारंटी लेने वाले टीचरों में तो शिकायत किसी का नहीं कर रहे हैं, गारंटी पता नहीं क्यों कोई लेता है, तो हमको लगता है कि उसमें टीचर का नहीं, दलाल का भाव दिख रहा हो। नहीं, हम शिक्षक के पास जाते हैं कि दलाल के पास जाते हैं पढ़ने के लिए? हमें बुरा नहीं मानना है बात को, हम शिक्षक के पास पढ़ने जाते हैं ना। हम कैसे नौकरी, हम कोनो रेलवे मिनिस्टर हैं कि शिक्षा विभाग के मंत्री हैं हम कि हम लगा देंगे आपका नौकरी? आप उस आशा से क्यों शिक्षक के पास जाते हैं? हमारे पास भी आए होंगे तो इस आशा से मत आइएगा कि हम आपको मास्टर बना देंगे, तो खतरे में चल जाएंगे आप। हम तो बस कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे आपके साथ, आप कठिन परिश्रम कीजिएगा, अगर प्रयास सफल हुआ तो ठीक है। 10 साल से पढ़ा रहे बच्चे, रिजल्ट देते ही हैं। लेकिन ये गारंटी ले लेंगे, हाई ले लेंगे, हाउ ले लेंगे, ये सब काम हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसमें कट ऑफ तय होगा। कहो तुमने 40% दे दिया है, उस भ्रम में मत रहिएगा। यहां ना आप 30% क्वालिफाई हो गए। ये नेट के एग्जाम, सीटेट के एग्जाम नहीं है कि 40% आ जाएगा तो नेट हो जाएगा, अब 55-60% आ जाएगा तो सीटेट हो जाएगा। ये मतलब सीटवा के आधार पर ना कट ऑफ निकलेगा, तो कट ऑफ तो हाई भी जा सकता है, वो तो डिपेंड करेगा आगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं क्या। तो इस 150 प्रश्न पे
बात करेंगे हम। तो एक तो ये आपका कहां गया, एक तो आपका गणित हो गया, मानसिक क्षमता का मतलब रीजनिंग। रीजनिंग की कहीं किताब है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां में, आठवां नौवां दसवां में कहीं है? रीजनिंग का किताब कहीं है? नहीं है। हाँ, पकड़ लिए आप बात को, आप बात को पकड़ रही हैं। रीजनिंग तो कहीं है नहीं, तो फिर रीजनिंग कैसे डाल दिया प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए, है ना? इस सब किताबों में आपको एहसास करा देगा, इतनी ताकत है इस किताब में। आप तो आपके चाचा के चाची के चाचा आपके क्या लगेंगे, ये भी एक तरह का रीजनिंग ही है, नहीं? वो आपको इस क्लास में मिल जाएगा। बस ये है कि जितना इसका दिया है उस पर थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, उस पर थोड़ी बात अगर हम लोग करें, थोड़ा हल्का सा वाइड होके, तो काम बना सकते हैं। वैसे अगर आपको आदत लगा हुआ है एसएससी रेलवे उसी सब कोडिंग डिकोडिंग पूछेगा, तो हमको चूंकि इस पे कोई आइडिया नहीं है, इस पे भी विशेष आइडिया नहीं है, हम तो आपको किताब को आधार बना के ही पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आइडिया नहीं होने के नाते कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अगर कोई रीजनिंग की किताब कहे कि हई बना लो, हाउ बना लो, ये कर लो, वो कर लो, तो उससे बढ़िया है कि प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है रीजनिंग का, 50-60 पेज का आता होगा, उसी को अगर समय मिलेगा तो 2-3 बार बना लीजिएगा। और आप लोग तो इतना ना तैयारी किए होंगे जीवन में एसएससी का कि उतना आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। अभी अगर आपको परेशान करेगा तो दिक्कत है, लेकिन जो आप रीजनिंग बनाए हैं, अगर वो ना पूछ के अगर टेक्स्ट बुक को आधार बना लिया, तो वहां उलझने के भी चांसेस हैं। होता है कि पढ़ कुछ और रहे थे, अब पूछ कुछ और दिया, यह भी खतरा है। तो इसलिए हम तो टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं जाने वाले। अब ये दोनों क्षेत्र सर, गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण में हम जो किताब में आपको सहारा मिलेगा बेसिक किताबों में, उसके आधार पर हम आपके साथ डील करेंगे। ये मेरे बस की चीज नहीं है, ठीक है? लेकिन इसका जो मानसिक क्षमता का जो टेक्निकल सेक्टर है, वो हमारे बस की चीज नहीं है, ठीक है? लेकिन सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल, पर्यावरण जिसमें शामिल किया गया है, हाँ, इसमें मैं इतना क्षमता रखता हूं कि मैं लगातार महीनों तक बोलते रह सकता हूं बिना किताब किसी नोट्स के, इतना क्षमता ईश्वर की कृपा से है, ठीक है? तो ये जिसमें मेरा सेक्टर है, मैं उसमें ही आपको सिर्फ वेलकम करूंगा जो मैं कर सकता हूं। बात क्लियर है? बाकी समान अध्ययन के पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। आपकी न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए प्राथमिक स्कूल का टीचर बनने के लिए, पता है आप लोगों को? क्या होना चाहिए? 12th। इसका मतलब स्तर चल गया ना 12th लेवल का। अब बताइए 12th लेवल की किताब हम पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे? संभव है कि उतना जाके बात किया जाए? तो उलझाने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर हम लोग थोड़ा सा प्रशासनिक और गरुड़ दृष्टि अपना लें, तो 8 क्लास तक सीमित रहकर भी हम अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा भी उससे ऊपर जाएंगे तो समय भी नहीं है, और भी उलझ जाएंगे। और आपका जो पहले से पढ़ा हुआ है अनुभव, वो आपका बहुत काम आएगा आगे। ये भी बात है कि जो आप पहले से पढ़े हुए हैं वो भी आपका काम आएगा। हम लोग जितना सहयोग कर सकते हैं करेंगे। अब आपने जो सोचा था उस सोच के कुछ अनुरूप है और उस सोच के कुछ विपरीत भी, ठीक है? सिलेबस आपके सामने था, निगेटिव मार्किंग होगा नीचे तय कर दिया है। तो हम साथ साथ ये भी बताते चल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? विषय जो दूसरा सेक्शन है जो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है, इसमें भी 150 क्वेश्चंस होंगे। 150 क्वेश्चंस के साथ भाई साहब वही बात हो गई कि भाग 1 और भाग 2। यहां पे अगर आपका जीएस ठीक हो गया है तो यहां आपको 50 अंक के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये आपका विषय हो गया सर,
भाग 1 जो होगा, हम मेरे समझ से आपके विषय होंगे, जो आपके सिलेक्टिव विषय होंगे। जैसे पहले यूपीएससी में एक जीएस का पेपर होता था 2010 तक, ठीक है, और एक ऑप्शनल पेपर होता था। तो 150 अंकों का जीएस होता था और 120 जो माने क्वेश्चन था 200 नंबर के होते थे आपको ऑप्शनल पेपर, ठीक है। तो ऑप्शनल पेपर, जैसे मान लीजिए हम हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, तो जीएस के साथ हमको हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर रख के उसका एग्जाम देना होगा। उसका कट ऑफ अलग तय होता था हिस्ट्री का। किसी का ज्योग्राफी हो सकता है, किसी का पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, किसी का हिंदी साहित्य हो सकता है, ईटीसी, जिनके उर्दू भी हो सकते हैं किसी के लिटरेचर में। तो वो सब्जेक्ट आपको देखना होगा। अब यहां पे मेरे पास क्या उपाय होगा इस सेक्शन में, जो लोग सामाजिक विज्ञान के होंगे, यहां पे आपका माध्यमिक विद्यालय के लिए, उनके साथ हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं अपना एरिया भी बताते चल रहा हूं भाई, कि आपको जहां लगे बेहतर आप समझ लीजिएगा। हो सकता है आप अलग अलग विषय के बैठे होंगे इसमें। सामाजिक विज्ञान के लिए राजू सर ठीक ठाक रहेंगे चॉइस, बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है। विषय पर माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। क्या है इसका न्यूनतम अर्हता? ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट लेवल। तो भाई साहब बीपीएससी का नहीं है, जो सिविल सेवा का है। तो मिनी आईएएस कह दिए तो कौन गलत कह दिए? और जब आपसे कह रहा है कि हम आपके विषय में आपका एग्जाम लेंगे, तो क्वेश्चन में स्तर कमजोर क्यों रखेगा? वो तो जानता है कि आप उस विषय के ही क्या है, एक्सपर्ट हैं। यहां पे कुछ हो सकता है आपको कि कुछ मरम्मत कर दे सामाजिक विज्ञान में, मतलब सोशल जो स्टडीज है आपके, क्योंकि यहाँ पे सोशल स्टडीज में नागरिक शास्त्र, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इत्यादि जो भी आर्ट, कला, ये सब मानविकी विषय हैं उसमें शामिल हो जाएंगे। और बाकी जो इस सेकंड सेक्शन है, लगभग वही चीजें हैं जो आपके ऊपर है, लेकिन बस 50 नंबर के हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है वही प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल। ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। अगर 10 दिन भी अगर हम लोग डिस्कस कर लें और क्लास में समराइज कर लें, तो हम लोग 50 में से 30 क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो है कि 10 लेक्चर हमारी उस जो विषय ये बता रहा है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसने साफ ही लिख दिया है, तो हमको इतिहास में भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, एक तो 1857 पे बात कर लेना है, आएगो हम चल जाएंगे 1885, और 1885 पकड़ेंगे, थोड़ा सा उदारवाद और कांग्रेस की पार्टी का स्थापना 1919 तक एक सेगमेंट ले लेंगे, 1919 से लेकर 47 तक की घटना को बात कर लेंगे। 10 से 12 लेक्चर काफी है, 10 से 12 लेक्चर काफी। नोट्स होंगे आपके पास, वो बहारने के लिए होगा, हंसोतने के लिए, ई नोट्स, ऊ नोट्स, ऊ नोट्स, लेकिन याद तो वही रह जाएगा जो हम क्लास में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी आपके वो अच्छा लगने के लिए, वो सब आपको अच्छा फील हो, उस सब का भी व्यवस्था रहता है यहाँ पे। नहीं, हाई नोट्स, हाउ किताब, ये नोट्स, 75 प्रकार के किताब, पगलाते नहीं है आप लोग इतना पढ़ के? खैर, तो यहां पे कुछ कहने वाली बात नहीं है, बस आपका जो विषय है वो थोड़ा सा और उच्च पे जाएं आप, हायर सेकेंडरी में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में, तो सब कुछ वही है। यहां पे फिर क्या हो गया, आपका विषय सेलेक्ट करना होगा, और यहां भी स्पष्टता विषय सेलेक्ट कर दिया है। और इसमें आप ऐसा नहीं कि सामाजिक विज्ञान कह रहा है, इसमें समाज शास्त्र का अलग सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र का अलग है, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, जो कॉमर्स के जो लोग हैं, लेखा, संगीत एवं उद्यमता, भोजपुरी, पाली, लिटरेचर में है। हमारी हिस्ट्री नहीं दिखाई दे रहा है भाई, कहाँ है वो? हाँ, यहाँ पे भाई, अपन वाला चीज तो हम पकड़ेंगे ना कम से कम। हसुआ तो कम से कम अपने और खिंचबे ना करेगा। हमारे पास आएंगे तो हम अपनी बात तो बताएंगे ना कि हम क्या कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो भी बताएंगे। तो इतिहास,
तो इसमें जो भी हिस्ट्री के सब्जेक्ट के लोग बैठे होंगे, है ना, उनका समाधान हमारे पास टोटली है। और प्राइमरी स्कूल तक जीएस के टोटली, ठीक है। सामाजिक भी जहां समाज वो सोशल स्टडीज के लिए है, उसका भी समाधान है। आप इसको समझते चलिए, और बाकी आपकी योग्यता उसके हिसाब से तय होती है। अब इसमें समझने वाली कोई बात थी नहीं। अब इसमें आपके ये जो भरमाने के लिए दे दिया है 40%, जनरल वर्ग 36.5%, वो आपका ओबीसी वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, फिर एससी एसटी के लिए 34%, महिलाओं तथा निःशक्तग्रस्त बाकी इन सब एससी एसटी में सब शामिल होंगे 32%। ये सिर्फ भ्रम है, इस पे तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, कौन नेट के एग्जाम ले रहा है, सीटेट के, कि प्रतिशत बता दिया है। बीपीएससी का भी देखिएगा नोटिफिकेशन ना, जो ना में कट ऑफ कभी कभी 109-11 चल जाता है, वहां भी आपको 40% लिखा हुआ मिल जाएगा जनरल के लिए। तो क्या 40% लाने वाले लोग बीपीएससी पीटी निकाल लेते हैं? निकाल लेते तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास नंबर 65-70 होता है, लेकिन वो बीपीएससी के रिजल्ट से बाहर होते हैं। ये तो मान लीजिए कि 500 सीटें अगर उसको लेना है, ठीक है, और 100 कट ऑफ पर पता चला कि 400 अभ्यर्थी निकल रहे हैं, तो कट ऑफ क्या करेगा और गिराएगा, ताकि 500 लोग क्या हो जाए, शामिल हो जाए। अगर 100 कट ऑफ पे 600 विद्यार्थी आ रहे हैं, तो वो कट ऑफ क्या करेगा, बढ़ाएगा। बात समझ रहे हैं ना आप? तो इसलिए ये भ्रम में न रहे, ये आपका नेट का एग्जाम और सीटेट का एग्जाम नहीं है। वो ट्रैक अलग है और ये ट्रैक अलग है। इसमें मेरिट निकलेगा, मेरिट तय करेगा कि आप रिजल्ट में है कि नहीं है। तो थोड़ा सा टफ किया है। नॉर्मली आपके उस बिहेव से थोड़ा ऊपर उठना है कि देते हैं और हो जाता है, थोड़ा सा उसके विचार से ऊपर उठना होगा। पाठ्यक्रम लिखवाने की आवश्यकता नहीं ना है, उस समय की बर्बादी होगी, ठीक है। तो कैसे काम करेंगे हम लोग उस पर डिस्कस करें जी। गौतम थोड़ा देखना, पानी तो हाँ। जी ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी आपको बता दें जो हमको स्पष्ट तो नहीं हुआ, कहीं आप लोगों को हुआ हो। ये ऐसा तो पेपर सिलेक्ट करने की बात कह रहा है, किस विषय से ग्रेजुएट है कहां स्पष्ट किया है, किया है? ये तो क्या, अरे भाई साहब ये बीपीएससी है, कौन ट्रेनिंग, बीएड है ये। हाँ बताइए बताइए सर बताइए। हाँ ना, बैठिए ना बात करने दीजिए। हम्म। तो ये तो नोटिफिकेशन में तय होगा ना, हम वो आपका सब कुछ समझ रहे हैं बात, लेकिन ये तो नोटिफिकेशन में तय होगा। नहीं तो इस तरीके से तो लग जाएगा कि जैसे यूपीएससी दे देता है सिलेबस और नोटिस है, उसमें से जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कीजिए। ये तो हमको पता ही कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपको उस विषय में एमए होना होगा, जिस विषय में आप टीचर बनना चाहते हैं। सामान्यतः तो यही जानकारी रहता है, ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे संविधान में कॉमा का, फुल स्टॉप का भी बहुत महत्व होता है। ये आयोग है, संवैधानिक संस्था है, ठीक है। कैसी संस्था है ये, संवैधानिक संस्था, और संवैधानिक संस्था तो अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकते। हमको इतनी तो योग्यता नहीं है, नहीं हम सुप्रीम कोर्ट है। अगर ऐसे योग्य लोग हैं तो फिर उनसे संपर्क करना होगा, लेकिन हम तो बस इंतजार कर सकते हैं। हमको अपने काबिल बनने से क्या होगा, आप समझ, हमको पता है कि जो आप कह रहे हैं वही होगा, हम भी जानते हैं कि वही होगा, लेकिन
हम सिर्फ अनुभव पे ये कह सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहीं होते हैं तो वही होते हैं जो जिस विषय में एमए होते हैं। बार बार ये कह भी रहा है कि जिस आपका अर्हता न्यूनतम क्या है, ये नहीं कह रहा कि जिस विषय में आपका न्यूनतम अर्हता हो, ये कहीं नहीं लिख रहा है। तो इसलिए बहुत सारी सिलेबस क्लियर हो गया, यही धन्य मनाइए। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होने के लिए आप नोटिफिकेशन का क्या करें, इंतजार करें। ठीक है, और अपना से लमहर लमहर बात ना करें, समाज में माहौल खराब होगा। ठीक है, और देखते हैं ना सर, बीपीएससी छीकी नहीं थी, हम लोग को डर लगता था बैच स्टार्ट करने में, और लोग आज तक जीवन में कभी बीपीएससी की तैयारी नहीं करवाए होंगे, उद्धव के बैठ गए कि हम ये पढ़ाएंगे, आइए मेरे यहाँ सब्जेक्ट शुरू हो गया। तो ऐसे महान भावों प्रभु लोगों के लिए क्या जगह, हम क्या बात कर सकते हैं बताइए। ऐसे अनेकों शिक्षक थे जो आज बात हुई है ना, और कल से बैच शुरू हो गया। अध्ययन कैसे किए, एक बार चरण का धूल हम भी छू लेते हैं उनके, शायद हमें कुछ योग्यता आ जाता उनके बराबर। हम लोग तो आप जब से आया है ना तब से हम अपना दिमाग ट्रैक सेट कर रहे हैं इसमें, जबकि 10 साल पीसीएस की तैयारी कराते हुए हो गया। 10 साल कोई शिक्षक तैयारी कराए तो एक उसे अनुभवी शिक्षक भी माना जाता है ना। मेरे चेहरे मोहरे पे मत जाइएगा, ठीक है। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं और 10 साल से किसी कंपटीशन का एग्जाम भी नहीं दिया हूं, जबकि मैं आज भी योग्य हूं कि बीपीएससी का एग्जाम दे सकूं, और जो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके योग्य भी हूं। ठीक है, लेकिन 10 साल हो गए हमको एग्जाम, जिस दिन टीचर की दुनिया में कदम रखा उस दिन से हमने शिक्षक या बीपीएससी का एग्जाम देना क्या कर दिया, छोड़ दिया, सिर्फ पढ़ाने पे फोकस किया। और हमारे विद्यार्थी, हम देख रहे हैं कई पुराने विद्यार्थी हैं यहाँ पे, वो जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ जाएंगे शिक्षक के एग्जाम देने, ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपना ठीक है सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। खैर, हम अपनी बारे में कुछ विशेष बात नहीं करना चाहेंगे। हम कतनों कहाँ से पढ़ के आए, क्या किए, उससे क्या मतलब है, हम क्लास में क्या कर रहे हैं इससे आपको मतलब है। यहीं से तय करेंगे, इसमें ताकत होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है कि नहीं। यहीं से तय करेंगे हम कहाँ से पढ़ के आए। हमको कह देंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए तो क्या दिक्कत है, हम कह देंगे जेएनयू से पीएचडी करके आए तो क्या दिक्कत है, सर्टिफिकेट चेक करने आइएगा। अभी तक तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आगे सर्टिफिकेट हमसे कोई मांग ले, क्यों मांगेगा, और कोई मांगेगा तो हम उसको सर्टिफिकेट दिखाएंगे क्यों, ये मेरा अधिकार से। मौन, जितना आपका पूछने का अधिकार है उतना ही राइट टू साइलेंस भी संविधान में दे रखा है। ठीक है, ये लेके मोट मोट घूमते रहते हैं माइक और कहते रहते हैं कि बोलने का अधिकार है ना। वो क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, वो स्पीच क्या बोलते हैं, राइट टू स्पीक, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच। ओके, ठीक है, मतलब बोलने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है। ठीक है, ये पूछने का अधिकार आपको संविधान ने दिया था। पहली गलती तो यही कर देते हैं लोग। संविधान ने तो सब आपको भाई केवल वाक्य एवं अभिव्यक्ति का अधिकार दिया था। समय के साथ न्यायपालिका ने बताया कि आपका पूछने का भी अधिकार है। उस न्यायपालिका का केस वाद जानना पड़ेगा, लेकिन जिस बात से उसने ये बताया कि आपको पूछने का अधिकार है, उसी बात में ये भी बता दिया कि आपको मौन रहने का भी अधिकार है, राइट टू साइलेंस का भी अधिकार है। कोई पत्रकार मेरे मुंह में माइक लगा के सवाल नहीं पूछ सकता। जिस संविधान और जिस न्यायपालिका का वो एग्जाम्पल देके बात करता है, मैं उसी न्यायपालिका और उसी संविधान का एग्जाम्पल देके बता सकता हूं कि तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए मैं कोई जोड़ी नहीं हूं कि मैं दूं ही। ठीक है, उसी से तो आपके पास वो पॉइंट्स होगा तभी आप डिफेंड कर पाएंगे। जानकारी नहीं है तो आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। जानकारी नहीं है, और संविधान में कुछ भी नहीं था सर। ये संविधान में तो केवल वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी थी, और सवाल ये पूछा हुआ है कि निम्न में से संवैधानिक अधिकार है या आपका मौलिक अधिकार है, और आपका बोलने का जो अधिकार है, निम्न में से कौन बोलने माने कौन सा आपका मौलिक अधिकार है। तो उसमें विकल्प दे दिया। विकल्प ए वो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी, विकल्प बी प्रश्न पूछने की आजादी, विकल्प सी मौन रहने की आजादी, विकल्प डी
वो आपका वो राइट टू इंफॉर्मेशन की आजादी, सब तो आपको संवैधानिक लगा ना, सब तो आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन आंसर तो सिर्फ ए होगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। पीसीएस की ये खासियत है कि सब विकल्प में सही लगता है, इसमें से कोई विकल्प गलत था ना ही ये गलत था, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी भी गलत नहीं था, आपको बोलने का अधिकार वाला जो लाइन है वो भी गलत नहीं था, आपका राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार भी गलत नहीं था, आपका राइट टू साइलेंस का अधिकार भी गलत नहीं था, लेकिन आंसर तो कोई एक ही लेना था, सब सही था, उसमें से कोई एक ही लेना था, संवैधानिक अधिकार सिर्फ आपका था। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी बाकी न्यायपालिका के द्वारा दिया गया है इस आर्टिकल को आधार बनाकर। फर्क है ना कि संविधान में क्या लिखा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि पीसीएस वाला प्रश्न में लगता है कि 3-4 को सही है, तो जहां 3-4 को सही लगेगा तो वहां प्रश्न थोड़ा आपको टफनेस महसूस होगा, कंफ्यूजन महसूस होगा, उसी को कहते हैं कि कंफ्यूज करेंगे। मेरा काम ही है क्या करना, कंफ्यूज करना। तो कंफ्यूज कैसे करेंगे, गलत और सही विकल्प देखे, सही सही विकल्प देखे, क्वेश्चन के स्वरूप पे ध्यान देना होगा। निगेटिव मार्किंग है, कोशिश कीजिएगा कि निगेटिव से बचिएगा, काबिल मत बनिएगा ना तो धरा जाइएगा, ठीक है। कुछ बातें जो कर रहे थे कि हम आपको बस इसका मोटा मोटी अंदाजा बता रहे थे कि इस पे मत जाइएगा कि 40% स्कोर लाना है, फेंका जाइएगा बिना मतलब के, सीरियसनेस को समझिए, है ना। और बाकी रही बात सीटों की, तो अगर जितनी सीटें हैं उतने ही लोग फॉर्म भरेंगे तो उसको तो फिर कोई बात ही नहीं है, उतना ही उसको रिजल्ट देना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा संख्या में अगर कोई फॉर्म गिरेगा तो उसका कटअप तैयार होगा। हम आए टॉपिक पे आए क्या, बात कैसे करेंगे। देखिए हमारा, अब हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे पढ़ाने का क्या आधार होगा। 1 to 5 की तैयारी जीएस की हम करा पाएंगे, सिर्फ जीएस की। जो मानसिक जो योग्यता है आपकी, जो रीजनिंग वाला पार्ट है, उसका भी बातचीत के दौरान सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। हिंदी की भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो बातें हमसे नहीं हो पाएगी वो इंग्लिश पे, और जो आपका मैथमेटिक्स जो है, एलिमेंट्री जो गणित है, उसमें हम नहीं बात कर पाएंगे, क्योंकि हमको उस पर ज्ञान कम है, नॉलेज नहीं है हमको उस विषय पे, ठीक है। तो जो विषय पे नॉलेज है वो है जीएस। तो जीएस में अब विज्ञान हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, उसकी चिंता नहीं करना है, हम कोशिश करेंगे कि आपका ठीक करें। और हम लोग का जो मौलिक पुस्तक होगा वो होगा कक्षा 3 से शुरू। कहां से शुरू होगा, 3 से। ये आप पढ़िएगा, हम भी पढ़ेंगे, लेकिन हमको आपको किताब तीसरा का धरा रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमको पता है कि हम आपसे इस पर बेहतर बात कर पाएंगे, ठीक है। ये हमको पता है, इस कारण से तीसरा क्लास किताब में कौन दम होता है कि नहीं, वो हमको पता है। हम छठा क्लास की, हमारे यहाँ एनसीईआरटी क्लास भी चलता है डेली, वो हमको पता है कि 6 क्लास लोग की किताब कैसे पढ़ते हैं। अब मैं इस टेक्स्ट बुक को पढ़ता हूं, पढ़ूं, और टेक्स्ट बुक में जो शिक्षकों के लिए बात है वो लाइन पढ़ता हूं। आप भी पढ़े होंगे, बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तब उन्हें अपने परिवेश का बहुत सारा ज्ञान होता है। उनके आस पास पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति की दुनिया, घर और पास पड़ोस के रिश्तों, घर और पास पड़ोस के रिश्तों आदि से वह रोज ही रूबरू होते हैं। इस क्रम में वे अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं उसे जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे शैशवावस्था से ही दुनिया को अपने प्रयासों से समझने लगते हैं। विद्यालय आने से पहले से ही उसके पास संसार की एक समझ अर्जित होती है। शिक्षकों का दायित्व है कि वे बच्चों की उस समझ को सुस्पष्ट, सुसंगत बनाने के लिए प्रयास करें। ये एक पैराग्राफ और सारा रहस्य इस पैराग्राफ में। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। ये जो एक पैराग्राफ था, ये विज्ञान भी था, ये पर्यावरण भी था, भूगोल भी था, और रीजनिंग भी था।
कैसे? हमेशा जब बच्चा मां के गर्भ से पहली बार इस दुनिया में आता है तो बहुत जिज्ञासा लेके पैदा होता है भाई साहब। मां का गर्भ कूप अंधकार, बहुत अंधकार है वहां। वो जब दुनिया में आएगा तो उसकी आंखें जल्दी नहीं खुलेंगी। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी हॉल में सिनेमा देखने जाते हैं दोपहरिया में और चिलचिलाती धूप में निकलना पड़े तो आपकी आंखें चिलमिला जाती है। आपको भी आंख खोलने में दिक्कत होती है। तो जो बच्चा 9 महीना मां के गर्भ में रहा है निश्चित रूप से उसको आंखें खोलने, जो उसके माता पिता होंगे बच्चों के सामने ऐसे बैठना पड़ेगा उस शिशु के सामने, तब हो सकता है कि 5-10 मिनट में एक बार आंख ऐसे खोले फिर बंद कर ले। कुछ पल के लिए तो डर हो जाए कि बचवा के आंखों दिए हैं कि नहीं भगवान, नहीं। और ये चीज हमने अनुभव किया, अपने बच्चे के साथ भी अनुभव किया है, ठीक है, कि उसको आंख खोलने में दिक्कत होती थी। हमारी एक बच्ची है जो 2.5 साल की हो गई होगी, तो हम देखते हैं कि उसको शुरू में आंख खोलने में दिक्कत हुई। हमारे यहाँ आधा दर्जन से ऊपर बच्चे हैं, 4 भाई हैं हम लोग, है ना। चारों भाई के दू को बच्चा है, एगो हम, 7 को हो गया ना, 7 बच्चे। तो बड़ा बच्चों के बीच में रहना पड़ता है। जब मां के गर्भ से बाहर आता है पहली बार वो वायुमंडल के साथ कनेक्ट करता है, उसको वायु चाहिए, सांस कनेक्ट करता है और वो रोता है। नहीं रोए तो माना जाता है कि उसकी सांस से कनेक्ट नहीं हुई और वो शायद मृत भी हो सकता है, ऐसे ही डॉक्टर का मानना है। तो हम एक जैविक प्राणी हैं, हम एक जीव हैं, हम एक बायोटिक फैक्टर्स हैं इस धरती के। अबायोटिक फैक्टर्स भी होता है जैसे धूप, मिट्टी, ये सब कैसे फैक्टर्स हैं? अबायोटिक फैक्टर्स मतलब कि अजैविक फैक्टर्स हैं जिसमें जीव नहीं है लेकिन जीव के लिए जरूरी है। और हम लोग पेड़ पौधा, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु जो भी है ये सब बायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं, जैविक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो भी जैविक तंत्र है उनको वायुमंडल की तो आवश्यकता पड़ेगी। सांसें तो सब लेते हैं, सांस लेने का अलग अलग जीव का अलग अलग विज्ञान है, ये जानना पड़ेगा, क्वेश्चंस वहां से आएंगे। अब वो व्यक्ति को कनेक्ट हुआ किससे? वायुमंडल से। कुछ देर के बाद वो पता चलता है कि धरती पे, स्थल पे गिरा है। जब होश में आएगा तब तो स्थल के बारे में पता चलेगा। अरे बच्चा तो मृत पैदा हुआ है, सांस से कनेक्ट जब तक ना हो जाए। जब कनेक्ट होगा तो जीवित, तब धरती का एहसास होगा। स्थल मंडल, स्थल मंडल है ये, मिट्टी जिसमें लोट पोट के बच्चा खेलता है। और कुछ देर के बाद प्यास लगती है, वो पानी मांगता है, या पानी का मां को एहसास हो जाता है कि इसको प्यास लगी हुई है। हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल, इस तीनों स्फीयर के साथ इस धरती के समस्त जीवों का डायरेक्ट कनेक्शन है, नहीं? और हम सब एक दूसरे पे क्या हैं? डिपेंड है, यही इकोसिस्टम है। तो जो जैविक तंत्र है, जो जिसका अंतर संबंध वायुमंडल, थल मंडल और जल मंडल से है ना, इसी अंतर संबंध को बायोम कहते हैं, नहीं जीवमंडल कहते हैं। ठीक, जीवमंडल कहते हैं। अब ये बच्चा कुछ दिन के बाद ऑब्जर्व कर रहा है दुनिया को, कुछ दिन के बाद मां को पहचानता है। ज्योग्राफिकली तो सोशल ज्योग्राफी की ओर बढ़ रहा है, बाप को पहचानता है। फिर कुछ दिन के बाद बाबा को पहचानेगा, चाचा को पहचानेगा, चाची को पहचानेगा, नाना को पहचानेगा, नानी को पहचानेगा। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ती है। वो बच्चा सारा ऑब्जर्व, मानव का बच्चा ऑब्जर्व तो कर ही रहा है। हम वो जीव हैं जो थोड़े बहुत खुद को जानते हैं, हम अपने गुरुओं को जानते हैं, अपने माता पिता को जानते हैं,
अपने भाई बहनों, नाना नानी और समाज के कई लोगों को जानते हैं। लेकिन डॉग थोड़ा बहुत अपनी मालिक को जानता है सर, उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। अगर हम खड़े हो जाएं दो लोग कुत्ते के सामने या किसी जीव के सामने, तो उसको बस दो लोग दिखाई तो देंगे, लेकिन दो लोग हैं ये अनुभव वो नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे सामने दो लोग खड़े हो जाएं तो हमको पता है कि दो लोग खड़े हैं। ये बच्चा ऑब्जर्व करके समझेगा एक अलग माहौल में। वो जीव नहीं समझ पाता, उसके पास एक गुण होगा, वन गुणी होगा, क्योंकि वो अपने मालिक को पहचान लेता है। लेकिन मानव का बच्चा मालिक के साथ साथ, माता पिता के साथ साथ अपने गुरुजनों, भाई बहनों को भी पहचानता है। इसलिए वो त्रिगुणी हो सकता है, चौगुणी हो सकता है, और 4 गुण से ज्यादा नहीं होगा आपके पास भी, मेरे पास भी नहीं है। थोड़ा सा छठा गुण वाले हो जाएगा तो परशुराम हो जाइएगा, 12 गुण के हो जाए तो श्री राम हो जाइएगा, और 16 गुण संपन्न हो गए तो श्री कृष्ण हो जाइएगा। नहीं, फिलहाल तो हम लोग 4 गुण वाले हैं, मैक्सिमम 4 गुण हम लोगों के पास है। तो जो भी 4 गुणी लोग बैठे हुए हैं बहुत होनहार और विद्वान लोग हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि ग्रेजुएट लोगों को पढ़ाया नहीं जाता, उनसे बात की जाती है। बात करने का हुनर दिया सर ने। हमारे गुरु वाईडी मिश्रा सर अब इस दुनिया में नहीं है। ही विल क्रिएट हिस्ट्री इन सिविल सर्विसेज। उनको माना जाता है कि उन्होंने हिस्ट्री विषय को क्रिएट किया था सिविल सर्विस की दुनिया में। इस हिंदुस्तान के पहली कोचिंग आईएएस पीसीएस का, आईएएस का राव आईएएस था, 1953 में खुला था। हमारे गुरु जी को 20 साल पढ़ाने का उस कोचिंग में अनुभव था। अब इस दुनिया में नहीं है, 2020 में वो देहांत हो गया उनका। और राव सर जो थे, जो राव आईएएस की स्थापना किए थे, उनके गुरु शिष्य थे हमारे गुरुजी, और 25-26 साल के हुए तब पढ़ाना शुरू किए थे। 1942 में उनका जन्म हुआ था। तो गुरुओं को भी याद करते हुए अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि माता पिता तो बोलना हमें जरूर सिखाए हैं, लेकिन इन गुरुजनों से हम ये भी सीखें कि कब कैसे बात करनी है, क्या करनी है। तो उनकी बातें याद आ जाती। वो कहा करते थे कि ग्रेजुएट लोगों से बात, ये पढ़ाया नहीं जाता ग्रेजुएट लोगों को, ग्रेजुएट लोग हैं। हमारे घर में भी कहा जाता है कि अगर बेटा का, अगर बाबूजी का चप्पल अगर बेटे के पाँव में आ जाए तो फिर उसे क्या कहते हैं, लगभग वो दोस्त की तरह हो जाता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो ऐसे गुरु जी कहा करते थे कि बच्चे अगर ग्रेजुएट हो जाए तो उनको पढ़ाया नहीं जाता, मैं आपको पढ़ा दूंगा, इतनी हमारी क्षमता नहीं। हम आपसे बातचीत कर सकते हैं और आपका सहयोग ले सकते हैं अपने लिए। जहां पे हम अगर डैमेज होंगे, जहां पे हम हिलेंगे, वहां आप सपोर्ट कर दीजिएगा। जहां पे आपको दिक्कत होगी हम सपोर्ट कर देंगे। बस इस तरीके से हम लोग एक दूसरे पे निर्भर होकर काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत थोड़ा जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वो बच्चा फिर आगे बढ़ता है, सुनता है किसी, वो पहसुल के पास जाता है, दिया के पास जाता है, लंटेन के पास जाता है, चक्कू के पास जाता है। माँ बचाना चाहती है, माँ पे चलने लगे तो चिंता हो जाता है कि उन्हें घुस जाता है, उन्हें घुस जाता है। वो इतना जिज्ञासु है कि हाथ जब तक न कट जाए तब तक जाता रहेगा। वो इतना जिज्ञासु है कि जब तक उसकी दिया से हाथ न जल जाए तब तक जाता रहेगा, मां चाहे कितना भी प्रयास कर ले बचाने का। यानी कि मनुष्य तो हम जिज्ञासु ही पैदा हुए थे, पता नहीं लूसेंट कैसे किसी ने धरा दिया, है ना। ये रिसर्च का विषय है। हम तो चाहेंगे कि नासा से अमेरिका भेजे टीम अपनी, है ना, ये रिसर्च करे कि मानवों को लूसेंट कैसे धराया गया, और ये जो बौद्धिक आतंकवादी लोग हैं उनको कैसे पनाह दिया जा रहा है समाज में, है ना। टेररिस्ट, ये टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। अब मान लीजिए कहीं आप लोग उसमें शामिल होंगे तो भैया क्षमा कीजिएगा, है ना। हम तो उस सब भुला के बतियाते हैं, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं। हम तो बस जो क्षमता है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। जानेंगे धीरे धीरे, आप भी जान जाइएगा हमको।
इतना जिज्ञासा कुट कुट के उस बच्चा में भरा हुआ है। सारे जिज्ञासाओं की बात है तीसरा क्लास में, एनालिसिस शुरू है तीसरे क्लास की। एक दिन किसी से सुन लिया पृथ्वी घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाता है। नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, एकदम सुन लिया किसी से। उसके दिमाग में एक बात आया, पापा ये घूमता है पृथ्वी, या तो हमको काहे नहीं घूम के गिर जाते हैं, हमको काहे नहीं चक्कर आता है, हम तो वहीं के वहीं हैं, काहे होता है ऐसा पापा? अरे पट पट पट। वहां से शुरू हुआ उसके जिज्ञासा को तोड़ने का काम। नहीं, अब बच्चे से जिज्ञासा तोड़ते तोड़ते इंटर तक आते आते तो ढीठ हो गए आप। मास्टर साहब क्वेश्चन आंसर करवाने लगे। नहीं, फिर एक दिन ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठा तो देखा कि सब पेड़ पौधा सब क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, और तारवा जो है ऊपर नीचे हो रहा है। बाबूजी वो नहीं समझा पाए। इसको समझाने के लिए आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जानकारी होनी चाहिए, सापेक्षता के सिद्धांत की। पहली बार सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन ने मध्यमकारिका में दिया था, जिसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नहीं, अभी प्रॉपर पढ़ा नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग का तरीका क्या होगा बात करने का। 3 से 4 लेक्चर में एक क्लास की किताब खत्म हो जाएगी। तीसरा चौथा तो जरूर खत्म हो जाएगा, पांचवा छठा सातवां में थोड़ा सा क्या लगेगा, बल लगेगा। न्यूटन बुढ़ारी में फल गिरते हुए देखा था, एप्पल नीचे गिरा। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं जैसे लगता है कि न्यूटन के जीवन में पहली बार गिरा था। नहीं, ये प्रोसेस तो शुरू से चलता आ रहा है, जब से सृष्टि है हर चीज नीचे ही गिर रही है। उल्कापात भी जुरासिक काल में हुआ और डायनासोर समाप्त हो गए, तो उल्कापात तो हमारे ग्रेविटेशनल जोन का चीजों नहीं है। उल्का जिसको आप एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, हमारे सबसे इसकी ओरिजिन एस्ट्रॉइड्स में है, क्षुद्र ग्रह में, और उसकी उपस्थिति जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में है। पृथ्वी और मंगल के बीच में भी नहीं है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि सभी ग्रहों के तो अपने ऑर्बिट होते हैं, क्षुद्र ग्रह के अपने ऑर्बिट भी नहीं है। हाँ, एक कॉमन है ग्रह और क्षुद्र ग्रह में, चक्कर ये दोनों सूर्य का लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह भी और ग्रह भी, लेकिन क्षुद्र ग्रहों के अपने ऑर्बिट नहीं है। जब ये सूर्य के चक्कर लगा रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ये कई ग्रहों के ग्रेविटेशनल जोन में चले जाते हैं, तो पृथ्वी के भी ग्रेविटेशनल जोन में चले जाते हैं। तो जैसे ही पृथ्वी के ग्रेविटेशनल जोन में आते हैं ये मेटर्स हो जाते हैं, उल्का हो जाता है। अब उल्का गिरेगा जब धरती पे तो उसी को आप उल्कापात कहते हैं। अब गिरेगा तो हमारे कपार पे नहीं। अगर आप डर गए बिहार में गिर जाएगा, कहा हो चलल है, सुने हैं ऊपर से पृथ्वी के आकार के चलल है, कहीं ऐसा ना कि मोदी जी के कपार पे गिर जाए। नहीं, काहे गिरेगा? आप अगर सब रोबोट्स होते। अच्छा, रोबोट्स पे ध्यान आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाप हैं जियोफ्री हिंटन, इस्तीफा दे दिए हैं। उनको लगता है कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी खोज करके हम बहुत खराब काम कर दिए हैं, है ना, समाज विनाश की ओर जाएगा। और उसके बाप ने इस्तीफा दे दिया। बाप मतलब फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोफ्री हिंटन। मान लीजिए आप रोबोट्स हैं और वहां से आए, लोहे के हैं आप, और ये पूरा मैग्नेटिक जोन है, और इस मैग्नेटिक जोन में मास्टर साहब जहां बैठे हुए हैं कोना में, वो कोना का जो मैग्नेटिक जोन है वो ज्यादा पावरफुल है। सारा मैग्नेटिक जोन ही है लेकिन वहां वाला ज्यादा पावरफुल है। तो रोबोट
आएगा अगर तो चाह के भी मेरे तरफ आ पाएगा? रोबोट्स, वो तो उधर खींचा चला 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 जाएगा। तो जो उल्का पात गिरेगा पृथ्वी पे, ये तो पता करना पड़ेगा ना कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी जो है कहां है, और सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे कहीं है, वो ध्रुवों पे है। वो ध्रुव साइड में गिरेगा, और उत्तरी ध्रुव साइड में अगर गिर रहा है तो कहां गिरेगा? साइबेरिया में। रसिया के ऊपर जो साइबेरिया है वो उत्तरी ध्रुव के आसपास। देखिएगा जो भी चीजें गिरती हैं साइबेरियन प्रदेश में गिरी हुई पाई जाती है, ऊपर से खींचा हुआ। तो ये आप क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं ना बातों को। कहां गिरेगा, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे तो ये तो सेंस से बनेगा, पे रटने से थोड़ी बन जाएगा कि कोई उल्का चला तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गिरने के चांसेस कहां है? तो जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। विषुवत रेखा पे नहीं गिरेगा क्योंकि विषुवत रेखा पे ग्रेविटेशनल जोन बहुत कम होता है अपेक्षाकृत ध्रुव के। अब ये आप समझ रहे हैं हम ये क्या कह रहे हैं आपको, ये इसी को बोलते हैं प्रशासनिक अप्रोच पढ़ाई में, मैनेजमेंट, कि हम अपनी बातों को कैसे क्लास में समराइज करवा दें। हमको पता है कि कितना रटेंगे आप, जितना क्लास में काम हो जाए वही आपका हथियार होगा, उसी पे विश्वास करके चलना पड़ेगा, या फिर जो आप पहले से ठीक से पढ़े हैं वो। तो कहां जाके गिर रहा है वो? ध्रुव पे। तो उसका कारण है, तो बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा होती है बचपन से, जब वो फिर आगे बढ़ता है लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो 9th-10th में जब पढ़ने जाता है तो वहां पे फिर मास्टर साहब लोग नियुक्त होते हैं। किसी के पास अच्छा स्कूल है, अच्छे टीचर मिल गए तो बहुत भाग्य है, नहीं मिले तो बड़ी दुर्भाग्य है। एक दिन हम इंटर पास हो जाते हैं और उसी समय से नौकरी की चिंता होती है। पिताजी भी कहते हैं कि नौकरी ले लो। बच्चा पढ़ाई से ज्यादा नौकरी के बारे में सोचने लगता है, ये सोच ही नहीं रहा है कि पढ़ने के बाद ना नौकरियां मिली हो। तो नौकरी नौकरी करने की क्या जरूरत है, पढ़ाई पढ़ाई कीजिए ना। अगर पढ़ाई पढ़ाई करेंगे तो जॉब भी ले लेंगे। प्रोसेस पे ध्यान देना होगा। तो फल गिरते हुए जब न्यूटन ने देखा तो एक नेचर की घटना था। किसका घटना था? नेचर, प्रकृति घटना, फल गिरते ही है टूट के। लेकिन उसी के दिमाग में पहली बार यह बात आई कि फल नीचे ही क्यों गिरा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाय क्वेश्चनिंग। हम प्रकृति में जो कुछ भी देखते हैं उससे सवाल करते हैं। बच्चा जो बचपन में कर रहा था, हम सवाल करते हैं ये क्यों हुआ। जब सवाल आता है ना सर कल्पना में, तो उसके बाद वो बच्चा उसका जवाब ढूंढता है, इसके पीछे कारण क्या है। जब कारणों को ढूंढने लगता है तो उसके अंदर वैज्ञानिक अप्रोच का जन्म होने लगता है। बाय क्वेश्चनिंग के बाद वो प्रयास करता है उसे समझने का, बाय अंडरस्टैंडिंग। जब वो समझ जाता है तब वो कंक्लूजन पे आता है, अरे ये तो फल गिरने का कारण पता चल गया क्या। हर पिंड के पास, हर गोले के पास उसका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। निष्कर्ष पे निकला कि ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इससे वो निकला निष्कर्ष पे, बाय कंक्लूडिंग, बाय क्वेश्चनिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय कंक्लूडिंग। जो लोग भी इस प्रकृति के साथ कर रहे हैं वो विज्ञान को भी जान रहे हैं। नहीं, वो प्रकृति को डील कर रहे हैं। किसको डील कर रहे हैं? प्रकृति को, क्वेश्चंस करके, समझकर और कंक्लूजन पर आकर। तो ये बच्चा प्रकृति को डील कर रहा है, और जो बच्चा प्रकृति को डील करता है वही सारे सवाल इसमें क्रिएट किए गए हैं। नहीं, जो बच्चा प्रकृति को डील करता है वही सवाल इसमें किए गए हैं। अब पहली मर्तबा जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां कुछ नहीं है। जब
गुलर का पेड़ देखे होंगे, ये बरगद एलएस क्लोजर में कौन सी के पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। बरगद का छोटा छोटा होता है ना उसका फल, ये बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है। और वो गुलर का पेड़ है। बरगद के पेड़ है ना, बड़ होता है ना बरगद के पेड़, उसका फलवा छोटे छोटे ना होता है जी, गोल गोल, लेकिन छोट छोट फल में बीज हमको लगता है कि बहुत होता है, नहीं एकदम छोटा सा टील के आकार का होता होगा। और उस तील में माने सर उस बीज में इतना बड़ा वृक्ष बन जाने की संभावना है। अगर किसी से ये कह दीजिए कि भैया इस बीज को तोड़ो, छोटा ही सा है, तोड़ो, और तोड़ के जब पूछोगे उससे कि बताओ कि इस बीज में कुछ मिला, तो उसका एक ही जवाब होगा, कुछ नहीं सर, ये मतलब कुछ है ही नहीं है। तो बस भाई दिक्कत है दृष्टिकोण का, अंधे हैं हम जो नहीं देख पाए कि वहां कुछ नहीं है। उसी खाली स्थान में सबसे बड़े वृक्ष बनने की संभावना छुपी हुई थी। ठीक है, हम तो बस आपको आपके करीब ला रहे हैं। आप बहुत माथापच्ची करने से ज्यादा बढ़िया है कि आप ये देखिए कि जहां आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उस चीज को देखने का प्रयास कीजिए। सफलता का रहस्य आपका इसी में छुपा हुआ है। ठीक है, आप भ्रम में मत रहें, आप कोशिश करें कि अप्रोच में, हाँ आपको लगता है कि इसमें भरोसा नहीं कर सकते अगर आप, तो ठीक है, आपका जो भी तरीका है उसको अपनाइए, लेकिन आप 3 महीना 4 महीना हमको मौका देके देखिए। 3-4 महीना जो भी आपके एग्जाम का समय है, जितना दिन मिल जाए उतना मौका देके देखिए। हम प्रयास करेंगे कि हम आपको सारे विषय को समराइज करवा सकें। तो मेरे आज के लेक्चर से तो इतना समझ गया कि प्रशासनिक अप्रोच पढ़ाई में होता क्या है, कि कैसे एक छोटी सी बात को कहां तक लिंक कर सकते हैं। और फिजिक्स भी पढ़ते हो ना तो भौतिक सारे प्रकृति से ही डील करते हो। बायोलॉजी में भी एक से फिलोसफर अरस्तु को पढ़े होंगे, थियोफ्रेस्टस को पढ़े होंगे, सब जीव विज्ञान के पिता माने जाते हैं, जीव विज्ञान के अलग अलग ब्रांच के पिता माने जाते हैं, जबकि ये सब फिलोसोफर थे, सब फिलोसोफर दार्शनिक थे। नेचुरल फिलोसफी इज इक्वल टू बायोलॉजी। अब हम कुछ पेज को पलटते हैं और आपका 15 मिनट लेंगे। यहां कुछ रिलेशंस के बात किए गए हैं, जो आप मैडम कह रही थी आप कि इसमें ऐसे रिलेशंस के बात दिए गए हैं कि जिसको अगर हम अप्रोच कर लें तो अगर आ रहे प्रश्न को क्या कर सकते हैं हम लोग, आराम से सोच के केवल जाना है आपको। आप केवल सोच लिए अपने रिलेशन के बारे में तो 2-3 क्वेश्चंस के मालिक हो जाइएगा, लेकिन अचानक से प्रश्न मिलेगा तो आप शायद प्रश्न नहीं बना पाइएगा, शायद कंफ्यूज हो जाए, टाइम का लिमिटेशन होता है। आपका क्या नाम है? हा? आपके पूर्व दिशा में कौन बैठा हुआ है? सही है कि गलत है? तो आपकी पूर्व दिशा में बैठी हुई है, और देखिए तो ठीक से, ये है सही है कि गलत है? ये सही है। पूर्व दिशा में तो प्रीति जी बैठी हुई है, हम गलत कर दिए ना, सवाल गलत किए कि नहीं किए? बस ऐसे ही होता है नहीं सोच के जाने से। आप काबिल बन के जा रहे हैं लेकिन वहां आ जाइएगा अकरा के। एक सिंपल सा प्रश्न था, इसमें पूरा इसमें बुरा मानने की जरूरत है, किसी से भी पूछ देते वो धरा जाता है। टेंशन ना ले, इतना हमको पता है कि सब लोग 80% लूसेंट धारी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे चिंता करने की विषय नहीं है। उतना दिमाग कहां से होगा, बुरा मत मानिएगा, है ना। वो तो बंजर कर देता है कुट कुट के सब दिमाग। कम से कम आप अपनी जनरेशन को मत खराब कीजिएगा, जाने दीजिए नहीं होगा नौकरी, क्या दिक्कत है? उसके पास योग्यता होगा तो अपने पैर पर नहीं खड़ा हो जाएगा। हम लोग के पास अगर ठीक ठाक पढ़े तो नौकरी छोड़ने की क्षमता रखते हैं, नौकरी लेने की क्या बात है? नौकरी लेने का क्या बात है, नौकरी छोड़ने की क्षमता रखते हैं। इसमें किसी घमंड से नहीं कर रहे हैं, ये प्राउड से कह रहे हैं। ठीक है, कोई घमंड से नहीं कर रहे हैं, और जिस चीज के लिए लगे हुए हैं छोड़िए आगे। हाँ, तो आप बताइए कि ये चीजें जो हुई आपकी गलत तो हो गई, ये गलत और भी लोग कर देते, बस कुछ आपसे दिए। पहले बार में भी गलत हो गया, दूसरे बार में भी गलत हो गया, सोचे नहीं समझे नहीं कि दिशा किधर है, और निगेटिव मार्किंग है। क्या है? निगेटिव। क्या आपको इतना मौका मिलने वाला है एग्जाम में? अगर आप सब कुछ आपके सामने है, निगेटिव तो है ना सर। इसमें तो कोई आज अंधेरे में कुछ भी बात नहीं हो रहा है। यह भी एक प्रशासनिक अप्रोच का नतीजा है
कि हमने 14 तारीख को सेमिनार क्लास रखा। किसी के बेचैन होने से मैंने अपने तरीके से ही काम किया, किसी के बेचैनी से काम हमने नहीं किया। और हमारे पास भी जब से बात आ रही है तब से हमारे पास क्वेरी आ रही है। लेकिन किसी के बेचैन होने से क्या होता है? बेचैन होने से हम क्या कर देंगे? मेरे पास कोनो वाल्मीकि ऋषि है कि तथास्तु कह देंगे, ट्रांसफर मार देंगे? अगर क्षमता है तो कोई 1 महीना पहले शुरू करके क्या फायदा दे देगा? और हम लोग 1 महीना लेट भी शुरू करेंगे ना तो 1 महीना कहां फेंका जाए कोई गारंटी नहीं है। लगी से घास नहीं ना घिसना है। तो वही बात है, वो रावण को मारने के लिए या रक्तबीज को मारने के लिए, है ना, जो उपाय है उस पर बात करते हैं हम। ताकत से सिर्फ नहीं मार सकते किसी चीज को, अप्रोच से, केवल मेहनत से आप रिजल्ट नहीं निकाल सकती। इस सवाल का मतलब ये है। अब हम इस सब चीज पे क्या कर लेंगे ना, इन सब क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे तो इन सब चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे हम विचार बना लेंगे। और ये विचार बना के जब जाएंगे ना तो वहां पे 3-4 प्रश्नों के आपको लाभ मिलने की पूरी गारंटी है, इसके चांसेस हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे कुछ आपको एग्जाम्पल भी देके भेजेंगे, जिससे कि आप, बहुत सारे काम करके हम आए हुए हैं लेकिन समय का अभाव है इस क्लास से। इसमें पेड़ पौधे सबकी बात है, वो आप नहीं कर पाएंगे लेकिन हम कर लेंगे आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे बात कर रही हैं, कर ही रहे थे, मैंने बीच से मैं पढ़ रहा हूं एक लाइन। बच्चे, ये मैंने 2 दिन में पढ़ाया किताब, तीसरा का और चौथा का, 5वां नहीं पढ़ सका। बच्चे बात कर ही रहे थे कि मां बोली, राज्य के भिन्न भिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग भिन्न भिन्न तरह का खाना पसंद करते हैं। भोजपुर की ओर जहां लिट्टी चोखा का प्रचलन है तो वहीं मिथिला में लोग दही चूड़ा खाना पसंद करते हैं। हमारे देश के दूसरे राज्य में लोग अलग अलग तरह का खाना बनाते हैं। भारत के दक्षिण राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल में लोग इडली डोसा खाते हैं। पिताजी ने कहा, मां बोली, केरल में लोग भोजन बनाने के लिए नारियल तेल का उपयोग भी करते हैं। यह सिर्फ एक परिवेश की जानकारी नहीं है, यह भूगोल की भी जानकारी है और यह हमारे कल्चर की भी जानकारी है। इस पैराग्राफ से वो आजाद है कि आपसे कल्चर से भी प्रश्न पूछा जाएगा और वो कल्चर का प्रश्न भी आपका परिवेश और पर्यावरण ही कहा जाएगा, नहीं। और भ्रम में मत रहिएगा, इस क्वेश्चन में भी फंसाया जा सकता है। हम बड़े बड़े क्वेश्चनों में नहीं फंसेंगे भाई साहब, हम छोटे छोटे क्वेश्चनों में फंसने के चांसेस ज्यादा है। कुछ आगे और भी आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे। अब जैसे कुछ फसल के नाम है, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, जौ, रागी। एक बात की तो हम यहां गारंटी ले सकते हैं कि ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इसमें से प्रश्न हो सकता है, क्योंकि ये 2023 है और ये मोटे अनाज का साल है, ठीक है। तो मोटे अनाज का साल है तो इससे ये चारों, जो ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन आप थोड़ा, ये खरीफ फसल है कि रबी फसल है कि जायद फसल है, इस पर विचार बनाएंगे ना भाई। और विकल्प भी रहेंगे या फसल भी रहेंगे तो यही रहेंगे जो यहां लिखा हुआ है, लेकिन इस पर विचार बना के जाना है। क्या बना के जाना है? विचार। हम सिर्फ पढ़ने की बात नहीं कर, विचार बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं विचार बना के जाएंगे, है ना, तो अंदर जो काबिल बनने की जो है ना क्षमता आपके अंदर कि हम बड़े काबिल हैं, है ना, उधारे रह जाएगा बीपीएससी के क्वेश्चन में होगा। हमें बहुत लोग पढ़ लड़का सब है हमारे पास, देखते हैं कि यूपीएससी के कई विद्यार्थी हैं जिनका सीटेट पास है बहुत पहले से ही, जो पूरा बेसिक कंप्लीट किए हुए हैं, आईएएस पीसीएस के सिलेबस कंप्लीट किए हुए हैं। वो कई ऐसे विद्यार्थी इंडिया भर में होंगे बिहार के, है कि नहीं? संभव है ना ऐसा? जो अच्छे से पढ़े होंगे वहां कंपटीशन तो आपका टफ हो जाएगा। नहीं, सब मर्ज की दवा, अगर आप लूसेंट जानते हैं तो लेकिन वो आप अपना उपाय करते रहेगा, वो जीवन भर उसके साथ आपका मातृ पुस्तक बन गया है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप छोड़ दीजिए, वो आपका काम है, वहां रखिए अपना। लेकिन आपका वहां से हमसे पूछने का कोई मतलब नहीं है। आपको टेक्स्ट बुक से जो भी सवाल पूछना है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं?
न फालतू किताब हम चलाते हैं, न फालतू किताब पे कोई बात करते हैं। माने आप चाहिए कि वहां से सवाल लेकर आए और हमसे डिस्कस करें, तो इसकी अनुमति हमारे क्लास में नहीं है। आगे बढ़ते हुए हम कुछ आपको और भी चीज दिखाना चाह रहे हैं, केवल बस कुछ चीजों को दिखा के आपको एक सीरियसनेस का पता कराना चाह रहे हैं। चूना, पानी, सीमेंट, पेंट इत्यादि का वैज्ञानिक रीजन पूछ सकता है, इसके वैज्ञानिक फॉर्मूले पूछ सकते हैं, माने केमिकल जो कंपोजिशन इससे पूछ सकता है, चूना का पूछ सकता है, सीमेंट का पूछ सकता है। इस सब पे हमको अप्रोच अगर हम डेवलप कर लें तो तीसरा और चौथा क्लास में हमने शुरू में ही कहा था, इतना कैपेसिटी है कि 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग हैंड ओवर कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से 8वां तक ही सीमा रखेंगे, उससे ऊपर नहीं बढ़ेंगे, उससे ऊपर बढ़ने के बाद छितरा जाएंगे सर, ठीक है। लेकिन हम 8 तक अगर इस अप्रोच से काम कर लें तो बहुत काम आसान होने की संभावना है। ऐसे अनेकों एग्जाम ये 3rd क्लास की किताब में जल संरक्षण 3rd क्लास में वाटर हार्वेस्टिंग पे अप्रोच बनाए, क्वेश्चंस यहां से भी आ सकता है। बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं आप, और आप लोगों के साथ बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। आप लोग भी तो 80% लोग टीचर ही बैठे हुए हम देख रहे हैं, है ना। सारे तो लगभग 2-4% ही चेहरे हैं जो नए होंगे हमारे लिए, बाकी सभी चेहरे लगभग पुराने ही हैं। आप बता सकती हैं कि ब्रेल लिपि की खोज किसने किया था? आपसे पूछे हैं, आपसे पूछा हमने? ये अनुशासनहीनता कहां से लाए हैं? ये अनुशासनहीनता आप कहां से लाए हैं? हमको वैसे भी मार्केट में बहुत लोग घमंडियों कहते हैं, ये सब वजह से। लेकिन यह मैं गलत नहीं हूं अपनी जगह पे, मैं जानता हूं कि मैं सही हूं, मैं किसी को आगे आगे बोलने का अनुमति नहीं देता हूं। मैं इनसे जब इशारा किया तो आपको नहीं बोलना था। अब तो पीसीएस का एग्जाम आ गया ना, अब वहां पे ना कमाल करना है। ईश्वर करे कि आप लोग बहुत अच्छे से निकले। अपना अनुशासन अपने लिए होते हैं, हम अनुशासित हैं तो जीवन में सफल हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। ब्रेल लिपि का आविष्कार ब्रेल लुईस ने किया, कि 3रे क्लास में है। मैंने कहा इंफॉर्मेशन 3रे क्लास में, और ये सब प्रश्न बन सकता है, और ये केवल किसने खोज किया इसी रूप में नहीं बन सकता है, इसमें प्रश्न घुमाने के बहुत चांसेस हैं। ये ब्रेल लिपि लिख देगा और लिखने के बाद 4 को 5 को विकल्प दे देगा घुमा घुमा के, वहां पे जानते हुए प्रश्न हम लोग क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। उसका भी एग्जांपल लेके आए हुए हैं। आओ मिट्टी से खेले, मिट्टी पे अप्रोच बना दे तो 1-2 प्रश्न हम लोग नहीं बना लेंगे। कई प्रकार की मिट्टी होती है, हमको कहा जो रही है मिट्टी पढ़ने के लिए हम मिट्टी चैप्टर खोले ज्योग्राफी का, हम 3रे क्लास से अप्रोच कर लेंगे, 8वां तक तो जाते जाते आग हो जाएंगे। क्या मास्टर साहब गलत कर रहे हैं? ठीक है, यहां मिट्टी का वैज्ञानिक नाम नहीं मिला है या कितने प्रकार की मिट्टी है, लेकिन हम लोग है ना भाई अप्रोच करने के लिए कि हमको मिट्टी से क्या क्या लेना है। और लास्ट में 3रा क्लास का लास्ट, पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार सरकार, बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त। एक तो यही प्रश्न आपका बन जाएगा, नहीं बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता, हो सकता है आपसे कहीं पूछ भी दे। अब इसमें कुछ 11 सूत्री संकल्प है, मैं संकल्प लेता हूं या लेती हूं। अगर इस संकल्प से ही 4 को विकल्प के साथ क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप यही कहिएगा ना, पता नहीं कहां से प्रश्न पूछता है। पेपरवा में जो सरकारी विज्ञापन आता है ना, वो पे नजर रखिए, ठीक है। प्रश्न वहां से भी, मतलब कि अगर हम जागरूक हैं तो कंपटीशन मुश्किल नहीं है। हमने बस यही कहा कि हम गधों की तरफ पढ़ के रिजल्ट नहीं दे सकते, हमको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच पे ध्यान देना होगा। अब इस पे हम शपथ क्या पढ़ूं कि पृथ्वी के संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए सदैव कार्य करूंगा। अपना 11 गो यहाँ दिले है शपथ, और देखिए भारतीय संविधान में भी कर्तव्य भी आपके पास 11 है, और 11 कर्तव्य में पर्यावरण संरक्षण की भी बात है।
नहीं, एक जगह पे। और सबसे बड़ी बात है जो हम जिस अप्रोच से आपको कह रहे हैं पढ़ने के लिए, उस अप्रोच की भी बात है। वो कहता है कि वैज्ञानिक मानसिकता को क्या करें, आप तैयार करें। आपकी पढ़ाई जो है, आपकी जो स्टडी है, वो वैज्ञानिक मानसिकता या वैज्ञानिक अप्रोच के साथ होना चाहिए। आपके कर्तव्य में लिखा हुआ है। बीएलएड मेरे साथ ही रहता है। ये भारत का संविधान है। लक्ष्मीकांत भी प्रतिबंधित है, ठीक है, संविधान प्रतिबंधित नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन वो पे टीका टिप्पणी करने वाले लोग प्रतिबंधित हैं, क्योंकि वो आपको पढ़ते कम है, समय की बर्बादी ज्यादा करते हैं। अगर इसमें किसी ने लक्ष्मीकांत किताब खरीदा होगा तो अपने दिल पे हाथ रख के बाहर जाके पूछ लेगा खुद से कि कौ पेज पढ़े हैं। 20-25 पेज पढ़ने के बाद रख दिए होंगे। तो जब रखिए दिए हैं तो खाली बिना मतलब के शोभे ना बढ़ाए टेबल का। किताब खरीदने से सब कुछ होता, तो फिर तो किताब दुकानदार दिन भर पढ़ते रहता किताब, है कि नहीं। समय का अभाव है, 11:15 बजे का कमिटमेंट किया था आपसे। आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग भी इतना बहुमूल्य समय आप हमको दिए। बहुत सारे पेज को मैं मोड़ के लाया हूं। दांत उत के भी कॉन्सेप्ट दिले है, एक आध प्रश्न दांत से भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए लास्ट प्रश्न पे ही चर्चा कर लेते हैं। बाकी प्रॉपर क्लास तो है ही हमारे पास सब। माने कि इसमें कई जीव जंतुओं का बात है जिससे हम अप्रोच कर सकते हैं, है ना। जो कोल्ड जो ब्लडेड जीव होते हैं, हॉट ब्लडेड जीव होते हैं, आराम से हम इस पे अप्रोच कर सकते हैं तीसरी क्लास से, कि कोल्ड ब्लडेड जीव बीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन सब है ना। सांप बुच्छी देखते हैं, सब फोटो तो दे हैं सांप के, बिच्छी के, पक्षी के। तो सपवा के देख के, हाँ सांप ऐसे फोन काटता है, खाली ऐसे ही ध्यान दीजिएगा। तो सांप फोन ऐसे काटता है तो यह हो जाइएगा नहीं। सांप को देखने के बाद आपको पता करना होगा कि कौन सा जीव है। तो सांप एक कोल्ड ब्लडेड जीव है, मेढक कोल्ड ब्लडेड जीव है। अभी पीसीएस में हाल ही में आया था कि निम्न में से कौन सा जीव हॉट ब्लडेड है। समस्त पक्षी जो है हॉट ब्लडेड होते हैं, और लगभग सरीसृप जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्तनपाई भी जो होते हैं वो हॉट ब्लडेड होते हैं, ठीक है। तो ये सब अप्रोच कर लेंगे ना, तो एक आध प्रश्न के क्या हो जाते हैं हम लोग। तो यही ना, एक को मालिक बन के हम लोग मैंने कितना प्रश्न था जी, 100 प्रश्न ना, 150। 150 प्रश्न में अगर हम लोग 3 महीना में 80-90 क्वेश्चन अप्रोच कर गए, मेरी जो हम जो क्षमता के हिसाब से बात कर रहे हैं, करके तो बहुत है सर। 80-90 अगर इत्तेफाक से अप्रोच हो गया और आप अगर सही सही डिलीवरी कर दिए 150 में 80-90 क्वेश्चन, तो रिजल्ट में आ जाएंगे आप। निगेटिव मार्किंग है, 150 में 100 नहीं जाएगा कट ऑफ। निगेटिव मार्किंग 90 टू 85-90 ये सब जाएगा, बहुत जाएगा। तो वो भी जनरल स्कोर जाएगा ये मेरे हिसाब से। और आप में चूंकि सीटों की संख्या ज्यादा है तो हो सकता है कि और गिरे। यहाँ पे 700-800 सीट होता है तो 92 गया है बीपीएससी मेन वाले में, जो मेन सिविल सर्विसेज का होता है। तो आप में तो सीटों की संख्या काफी है, तो थोड़ा आ भी सकता है नीचे, लेकिन कहा नहीं जा सकता सर। हम कुछ आगे नहीं कह सकते। सब सामने आना है। वो थोड़ा वो जिसको अप्रोच करना था। देखिए बहुत बातें, बहुत सब कुछ छोड़ रहे हैं हम, बहुत कुछ मन में लेकर आए थे, लेकिन पढ़ाना ही है। इस कारण से एक क्वेश्चन पे चर्चा करना था इसे।
देखिए मिल ही नहीं रहा है। मिल गया, मिल गया। हाँ। खेजड़ी बता सकते हैं? खेजड़ी, खेजड़ी क्या है? आप कोई भी बता सकते हैं, हाँ बताइए। वृक्ष है, वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? हाँ बताइए, बताइए। इनसे पूछे, हाँ। राजस्थान में, ठीक है। ये प्रश्न कहाँ पूछा हुआ है? सीटेट में। ये देखिए पांचवा चौथा क्लास की किताब है, पेड़ों से दोस्ती और खेजड़ी का कहानी। और वो क्वेश्चंस मैंने यहां लिखा है जो आपके सीटेट में पूछा हुआ है। अगर हम चौथे क्लास की भी मैटर को अगर अप्रोच कर रहे हैं तो हमको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमें, आप लोग ध्यान, चूंकि टीचर भी हैं तो ध्यान तो होगा ही इस कहानी का, पढ़ेंगे इसमें। और ये क्वेश्चन आसान नहीं पूछा है साहब, सिर्फ ये वृक्ष है एक, ये जान के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, क्वेश्चन पूछने के बाद ना उसका टेम्पर कम हो जाता है। जब पहली बार जब क्वेश्चन आता है तो टेम्पर पूरा 100% होता है। अब आ गया है प्रीवियस ईयर में तो जान लिए, जब अचानक से आता है और जब इस तरह से आता है कि खेजड़ी व्रत के बारे में या वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। खेजड़ी का संबंध और किस वृक्ष से हो सकता है जानते हैं? बबूल से। सही में? ये तो पत्तेदार वृक्ष है। थोड़ा पता कीजिएगा कहीं आपके समी पेड़ से तो नहीं जोड़ दिया जाता है। बहुत पवित्र पेड़ माना जाता है और बबूल उतना पवित्र पेड़ नहीं माना जाता। खेजड़ी मेरे हिसाब से बहुत पवित्र पेड़ माना जाता है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। विचार करें जैसे ही आ गया कि क्वेश्चन का स्तर कहां सामान्य रह गया, रह गया। अब विकल्प ए, यह वृक्षारोपण रेगिस्तानों में पाया जाता है। अगर आप जानते हैं कि राजस्थान में पाया जाता है तो आप ये अप्रोच कर सकते हैं। नहीं, राजस्थान हो तो रेगिस्तान वाला क्या होगा? सही होगा। यह वृक्ष अपने तने से जल प्राप्त करता है, सॉरी, इसे बढ़ने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। जो भी मरुस्थलीय पेड़ है वो इसी कारण से मरुस्थल उसके लिए अनुकूल होता है क्योंकि उसको ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। और देखिए इसी कारण से वो थोड़े कांटेदार हो जाते हैं। वही वृक्ष आपके दार के तरफ होंगे तो थोड़े से वो पत्ते देने, फूल देने क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और उनके यहाँ क्या होता है ना, मरुस्थल में वो पत्ते ही कांटे में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि वो वहां पे जल का मात्रा क्या होता है। आप कैक्टस को देख लीजिए कितना कांटा होता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर कैक्टस हो जाए तो कैक्टस में भी देखिए फूल लगते हुए आपको दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन राजस्थान में चल जाएंगे कैक्टस का, आप थोड़ा काट देख लीजिए, वो बड़ा टफ होगा। और हमारे यहाँ कैक्टस का काट देख लीजिए, टफ होता है लेकिन थोड़ा मुलायम भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा जल मिल जाता है, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र में उस तरह का जल उससे नहीं मिल पाता। रखिए ना, बस 5 मिनट में आ ही रहे हैं। यह वृक्ष अपने तने से जल प्राप्त करता है जिसकी आवश्यकता होती है। गलत हो जाएगा, उतना पानी वहां से कहां से आएगा। अब जब आप बी में विचार कर लिया कि इसे बढ़ने के लिए अधिकतम जल की आवश्यकता नहीं होती है, उसे सही मान लिया, तो सी को तो गलत करना पड़ेगा। सी कह रहा है कि यह वृक्ष अपने तने से जल प्राप्त करता है जिसकी आवश्यकता होती है। तो इसको कैसे आप सही कहिएगा? तो दोनों कंट्राडिक्ट हो जाएगा ना, ऊपर वाला नीचे वाला। पानी की आवश्यकता होती है लेकिन उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो इस कारण से ये गलत हो जाएगा। इस वृक्ष की छाल का उपयोग लघु लेखकों के निर्माण या चिकित्सा में होता है और इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब पिलुआ पतंग का प्रभाव नहीं। मतलब ये हुआ कि ए, बी और सी सही है, माने डी सही है और सी क्या है, गलत है। इसमें 3 चीजें सही है। इसमें एक ई विकल्प भी है, कम पत्तियां, लेकिन ये गलत होगा। ये ऐसा पेड़ है कि इसमें पत्तियां पाई जाती है। अब आप हमको बताइए कि विचार करने के लिए ए, बी, डी, ई 4 को बातें में सही है। अब किसी एक विकल्प को लेने के चक्कर में पड़ जाएंगे आंसर तो काम आपका बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा ना।
और सबसे बड़ी बात है कि इस क्वेश्चन को इसलिए लेकर आए कि हमको पता था कि आप लोग इस क्वेश्चन के जान पहचान में होंगे, चूंकि 2021 या 22 में ये क्वेश्चन कब पूछा है भाई? 2007 में। दोनों साल पूछा है, दोनों साल पूछा है। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं सब पॉइंट्स को लेंगे हम लोग और अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि सेमिनार क्लास के माध्यम से आप अपने पाठ्यक्रम जो समझ रहे थे उसमें हमने जो सहयोग किया है वो निश्चित रूप से थोड़ा सा आप लोग के लिए सराहनीय होगा या फिर अच्छा लगा होगा। और दूसरी बात ये कि बैच जो है टाइम भी बता देते हैं आपको। 4 बजे से टाइम है, 4 सवा 4 बजे से 4 से 5:30 का टाइम मेरे पास बचता है। ये 1.5 घंटा मंडे टू फ्राइडे हम क्लास देंगे, जरूरत पड़ने पर शनिवार को भी क्लास लेंगे। ठीक है, जिसमें 3 दिन हम किताबों पे बात करेंगे, 3 से 4 दिन। ठीक है, बाकी शेष 1 या 2 दिन जो हम आगे तय करेंगे कि शनिचर को लेना है कि नहीं लेना है क्लास। अगर 2 दिन भी बचा तो उसमें हम फ्री लेक्चर देंगे, जैसे हम दे रहे हैं। जैसे हिस्ट्री पे लेक्चर देंगे, पॉलिटी पे लेक्चर देंगे, साइंस पे लेक्चर देंगे, इकोनॉमिक्स पे देंगे, जो भी आपका विषय इसमें होगा। सॉरी, जो इकोनॉमिक्स का तो कहीं पढ़े नहीं है, ज्योग्राफी, पर्यावरण, इस सब पे लेक्चर देंगे फ्री। मैंने जैसे आए और हम लोग बात करना क्या कर दिए, और बाकी 3-4 दिन जो होगा वो सिर्फ किताब को ही आधार बनाकर हम लोग बात करेंगे। ऐसा इसलिए कि एक आप पाठ्यक्रम देख रहे हैं, जो अभी देखा, आप आईएएस के भी पाठ्यक्रम को देखते हैं, बीपीएससी को भी पाठ्यक्रम को देखते हैं। पाठ्यक्रम देखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, पाठ्यक्रम हो गया, बात खत्म। असल पाठ्यक्रम तो वो होता है जो प्रश्नों के प्रारूप आपके सामने है। हमारे पास प्रीवियस ईयर देखते हैं तब पता चलता है कि सिलेबस खाली कवर करके पीसीएस के क्वेश्चन से नहीं बनाए जा सकते। आप असल में तब ज्यादा बढ़िया आप सिलेबस का एनालिसिस करते हैं जब आपके पास प्रीवियस ईयर के क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो उस अनुभव के आधार पे माई सिलेबस पे काम करेंगे, और माई सिलेबस 3 to 8, माई सिलेबस 3 to 8, इसी को आधार बना के पूरा विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम एनालिसिस करेंगे। और बाकी जिसे आप कहते हैं 20 है, सब्जेक्ट वाइज 2 दिन लेक्चर हम देंगे, काफी है सप्ताह में 2 लेक्चर। टेंशन न लें आप। आपके एग्जाम से 1 सप्ताह पहले हम छोड़ देंगे आपको, यानी कि आपके एग्जाम से 1 सप्ताह पहले संडे का टाइम होगा। उस दिन हम एनसीईआरटी का टेस्ट लेंगे। मेरे पास 10 टेस्ट के आसपास कॉपी है जो एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है, लेकिन उसका लेवल बहुत हाई होगा। उसमें यूपीएससी, बीपीएससी एंड आप लोग भी क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और एनसीईआरटी का अप्रोच कहां तक जाएगा, 12 तक जाएगा, बहुत जाएगा, तो उससे ऊपर तो नहीं जाएगा। तो टेस्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।